हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। प्री बोर्ड्स आने वाले हैं क्लास 10th के, कुछ लोगों के चल भी रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और ये एसएसटी दिमाग खा रही है। तो बेटा ये जो एसएसटी है ना, इसको आप लोग एक एक लेक्चर में सारे चैप्टर्स समझने वाले हो। हम वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं और इन वन शॉट्स में आपके चैप्टर की समरी, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर के क्वेश्चन और पीवाईक्यू के क्वेश्चन, सारी चीजें इंक्लूडेड है। और आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही, जो आप लोगों को ना बहुत टफ लगता है ना बेटा, चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे समराइज फॉर्म में, जिसमें आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे, सैंपल पेपर 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो सब लोग बैठ जाओ अपने हाथ में पेपर पेन लेके और कुछ टाइम पीरियड के लिए खुद को यूरोप के लिए डेडिकेट कर दो, इस चैप्टर के लिए डेडिकेट कर दो। आज के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये भी समझ आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जो पूरा ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना माइंड में, वो सारा प्रेशर खत्म होने वाला है आज की क्लास को अटेंड करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बता क्या रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे ना यूरोप की कंडीशंस बता रखी कि यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। नेशन, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि नेशन स्टेट्स क्या है। तो अगर हम सिंपल नेशन स्टेट्स की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, तो होता क्या है। देखो, एक वर्ड होता है पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म जिसमें हम बोलते हैं देशभक्ति, अपनी कंट्री के लिए लव एंड डिवोशन की फीलिंग। तो नेशनलिज्म भी लमसम ऐसा हो सकता है, हम उसको एज पैट्रियोटिज्म के सिनोनिम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उसको पैट्रियोटिज्म नहीं बोलोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स बनाने के लिए कि ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट हुआ करता था उस टाइम पे, यहाँ पे ना जो भी मतलब पर्टिकुलर कंट्रीज नहीं थी, जैसे हम देखते हैं इटली देखा, जर्मनी देखा, तो ऐसे कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर्स हुआ करते थे, मोनार्की सिस्टम होता था। अब क्या होता था कि कोई भी मतलब बहुत ही फ्रेगमेंटेड पार्ट रहते थे। अगर हम इटली की बात करें, जैसे इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, उसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूलर हुआ करते थे। जितने भी कॉमन सिटीजन है वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि ना कोई कॉमन लैंग्वेज थी, ना कोई कॉमन यूनिफॉर्म था, और ना ही एक कोई पर्टिकुलर रूलर हुआ करता था। अलग अलग एम्पायर्स, अलग अलग रूलर्स। तो यहाँ पे ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज करने की बात आई कि लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। जो भी मोनार्क है या फिर जो भी रूलर है, रूलर की भी वही आइडेंटिटी रहेगी जो कि सिटीजन्स की आइडेंटिटी रहेगी। जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं वो सब अपने आप को कनेक्ट कर पाए अपनी कंट्री से, कनेक्ट मतलब कनेक्टिव बिलोंगिंगनेस रहनी चाहिए। तो ऐसी फीलिंग्स क्रिएट होगी, तब जाके नेशन स्टेट्स बनाए जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग से जोड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे ना ये जो फीलिंग थी, इस फीलिंग को अराइज किया गया लोगों के मन में। फिर उसके बाद नेशन स्टेट्स बने, और नेशन स्टेट्स बनने के बाद मॉडर्न स्टेट बने। तो नेशन स्टेट पहले बनेंगे, यानी पहले हम नेशन तो बनाए, तभी तो हम उसमें फिर डेवलपमेंट्स करेंगे, ग्रोथ होगी, तो फिर वो मॉडर्न स्टेट बन जाएगा। क्लियर? तो ये पूरी जर्नी नेशनलिज्म से रिलेटेड, नेशन स्टेट से रिलेटेड हम यूरोप की आज कवर करने वाले हैं। ड्यूरिंग द 19th century, the idea of nationalism made changes in political and mental world of Europe. तो जो ये नेशनलिज्म का आइडिया था ना, जब ये नेशनलिज्म का आइडिया आया, ये एक आइडियोलॉजी थी, नेशनलिज्म एक विचारधारा थी। तो जब ये आइडिया अराइज हुआ और सब लोगों में फैलने लगा, तो उससे क्या हुआ, उससे यूरोप की पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होने लगी, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशंस में चेंजेस आने लगे,
तो इसी पूरी जर्नी के बारे में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले तो कि ना ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, आप लोग अपनी बुक देखना, तो उसमें एक पेंटिंग बनी हुई है, फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग बनी हुई है। 1848 में ये पेंटिंग बनी थी और इसमें इस पेंटिंग में आप लोगों को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में बता रखा है। पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग है। 1848 ईयर आपको याद रखना है, फ्रेडरिक सूरियो का नाम आपको याद रखना है, और वो जो पेंटिंग बनी थी वो यूटोपियन विजन से बनी थी। अब आप सोचोगे कि यूटोपियन विजन क्या है? अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ। यूटोपियन विजन मतलब जिसमें इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन होती है। जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप लोग सब बच्चे बैठे हुए हो, बिल्कुल सिंसियरली पढ़ रहे हो, तो ये मेरा यूटोपियन विजन, ठीक है। तो ऐसे फ्रेडरिक सूरियो का यूटोपियन विजन था, इमेजिनेशन थी कि ऐसा एक टाइम आएगा जब डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ करेंगे, रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक कंट्रीज हुआ करेंगी। तो ये जब फ्रेडरिक सूरियो ने सोचा ना, उस टाइम पे ये सिर्फ कोरी कल्पना थी, कुछ भी रियलिटी से इसका वास्ता नहीं था, लेकिन उनके माइंड में ये था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कंट्रीज रिपब्लिक भी होंगी और कंट्रीज डेमोक्रेटिक भी होंगी। तो फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग 1848, और वो आप लोगों को रीड करनी है। अब देखो, ये चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आप लोग सोचोगे कि मैम फिर 9th में ले आई यार, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रही है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। फ्रांस हमेशा हर चीज का इनिशिएटिव लेता है। रिवॉल्यूशंस हुए तो इनिशिएटिव कहां से हुआ? फ्रांस से। तो यहां पे जब नेशनलिज्म की बात आती है तो भी फ्रांस ने इनिशिएटिव लिया। ऐसा क्या इनिशिएटिव लिया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। कि ये जो नेशनलिज्म आया ना, ये कब से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, 1789। कैसे आया था? तो बेटा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। कि जितने भी फ्रांस के लोग थे उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना। जब आज अपन इंडिया की बात करें, आज आप लोग हो, आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं अलग स्टेट से बिलोंग करती हूँ, आप लोग अलग हो, मैं अलग हूँ, बिल्कुल, पर फिर भी हम में एक चीज कॉमन है ना, हमारी कास्ट अलग है, ठीक है, हमारे रीजन अलग है, हमारे कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, पर फिर भी एक चीज कॉमन है। क्या? कि मैं भी इंडियन हूं, आप भी इंडियन हो, और हम इस चीज से क्या है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हमारे हम में क्रिएट हो रही, ठीक है, वी ऑल आर इंडियंस। तो इसी तरीके से फ्रांस के लोगों में भी कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले आइडियाज ऑफ ला पेत्रे एंड ले सिटोयन। ला पेत्रे यानी जो फ्रांस है उसको फादरलैंड मानेंगे, जितने भी लोग हैं वहां के। ले सिटोयन यानी वहां के सिटीजन्स होंगे। न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया ताकि लोग अपने आप को जोड़ सकें। जैसे हमारा जब रिवॉल्यूशन हुआ था, जब भी मूवमेंट्स होती थी, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो फ्लैग यूज करते थे ताकि उस फ्लैग को देख के सब जोड़ सके अपने देश से। जैसे आज हमारे इंडिया का फ्लैग है, तो हम जब भी इंडिया का फ्लैग देखेंगे तो हमारे मन में एक फीलिंग आएगी कि ये हमारी कंट्री का फ्लैग है, हम इससे जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। ए स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जैसे आपने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, उस टाइम पे स्टेट जनरल्स हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई तो उस चीज को रीनेम कर दिया गया और नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। अब वोटिंग्स भी होंगी, ठीक है। न्यू आर्म्स कंपोज एंड ओथ टेकन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे देशभक्ति गीत बनते हैं, ठीक है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, वो सब चीजें कंपोज होने लगी। ओथ, जैसे हम बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से ओथ दिलाई जाती थी ताकि लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी और कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि जो भी फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है, एक जो मेन पावर रहेगी, जो भी रूलर रहेगा, तो पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह उन सबको हटा दिया गया। मेन रूलर डिसीजन मेकिंग करेंगे। किससे डिसीजन मेकिंग करेंगे? तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडेड रहेंगे,
क्लियर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटीज हुआ करती थी, मतलब टैक्सेस वगैरह लेते थे, तो वो सारी टैक्सेस को भी हटा दिया ताकि इजीली ट्रेडिंग हो सके। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, क्या होता था, जैसे मान लो एक एरिया है, वहां पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दूसरे एरिया में जाओगे तो 1 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम, तीसरे एरिया में जाओगे तो 1 kg इज इक्वल टू 800 ग्राम। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आए कि अगर 1 kg इज इक्वल टू 1000 है ना, तो सब जगह पे 1000 ही रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज, और फ्रेंच को ही इनकी कॉमन लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज भी बनाई गई थी। क्लियर। तो इन सब आइडिया से, इन सब स्टेप्स से फ्रांस के जो लोग थे ना, वो अपने आप को जोड़ने लगे कि हाँ, हम कंट्री के सिटीजन हैं, हम लोग, हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी से पहले ये सब फ्रेंच है, मतलब फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इन सब स्टेप्स को लेके लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई, और यही से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। अब अपन बात करें आगे कि नेपोलियन भाई कब आए, कि आप लोगों को अब थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जाओगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की हटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटी, रिपब्लिक बना, रिपब्लिक गवर्नमेंट हटी फ्रांस से, तो फिर कौन आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट आया। मतलब अलग अलग लेवल थे जो आपने 9th में पढ़ ली। अब लास्ट में आपने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट रूल करने लगा था फ्रांस में 1799 से लेके 1815 तक। ये जो नेपोलियन था वो नेपोलियन रूल करते। 1804 में नेपोलियन अपना एक कोड लेकर आते हैं जिसको नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, और सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है, क्योंकि नेपोलियन जब रूल करेंगे तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को चेंज किया था। क्या, किस चीज के लिए, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हुआ करती थी, तो वो बहुत सारी चीजों में उन्होंने चेंजेस किया था, जो कि सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना है, आप सिविल कोड भी याद रखो और नेपोलियनिक कोड भी याद करो। देखो बेटा, क्या होता है ना, इस चैप्टर में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो डायरेक्ट बनते हैं। अदर चैप्टर्स में जरूर लैंग्वेज बहुत ज्यादा घुमाई जाती है, लेकिन इस चैप्टर में लैंग्वेज ज्यादा नहीं घुमाई जाती, क्योंकि ये चैप्टर वैसे ही थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी देता है बच्चों को। तो इस चैप्टर को आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए। क्लियर। तो अब के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से वो डायरेक्ट बनेंगे। अब इस सिविल कोड में क्या क्या था, सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब कि जितने भी लोग मतलब जितने भी लोग फ्रांस में रहते हैं, सब लोगों को लॉ के सामने इक्वल माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ। उनके पैसों को आप भूल जाओ, कोई कितना ही अमीर है, कोई कितना ही गरीब है, लेकिन वो सब जब लॉ की बात आएगी, कानून की बात आएगी, तो कानून के सामने इक्वल माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। सबके पास ये राइट होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकते, परचेज करके रख सकते। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, पहले नहीं हुआ करता था। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि कैसे संभालना है, किस तरीके से रूल करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब चीजों को थोड़ा सिंपल वे में कन्वर्ट किया। किसने? नेपोलियन ने, ताकि इजीली सब काम हो सके। जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी उन सबको हटाया। अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे वो उन फ्यूडल लॉर्ड्स को भी हटा दिया था। अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते थे, जैसे मोनार्क है। मोनार्क क्या है, बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा एरिया है, लैंड टेरिटरी है। जैसे मान लो अब ये पूरा एक टेरिटरी है, अब इसमें ना एक अकेला रूलर कैसे रूल करेगा, तो वो क्या करता था, जैसे यहाँ पे इतना पोर्शन है, जितने भी लैंड होंगे वहां पे वो एक फ्यूडल लॉर्ड बिठा देगा। जैसे अपने कंट्री में जमींदार हुआ करते थे, वो फ्यूडल लॉर्ड, और फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में पूरी पावर रहती है कि इतने पूरे लैंड को कंट्रोल करना, टैक्सेस लेना, ये सारी चीजें उस पूरे टेरिटरी की जिम्मेदारी उस फ्यूडल लॉर्ड। तो अब ऐसे केस में फ्यूडल लॉर्ड्स को भी अबॉलिश कर दिया गया कि फ्यूडल लॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा हरास करते हैं,
पीजेंट्स को, ठीक है, जिन लोगों के लैंड होते हैं उनकी खुद की ओनरशिप नहीं रहती, फ्यूडल लॉर्ड्स ही ओनर बन के बैठे रहते, तो वो सब चीजें देखते हुए फ्यूडल लॉर्ड्स अबॉलिश कर दिए गए। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज, कि जितने भी पीजेंट्स थे, सर्वडम एक तरीके से जो उनसे गुलामी करवाई जाती थी ना, वो उनको उनसे फ्री कर दिया। मेनोरियल ड्यूज, जो ड्यूज लेते थे, जबरदस्ती के ड्यूज लिए जाते थे, वो सब भी फ्री कर दिए गए। अब ताकि लोगों को आजादी रहे, वो जो कमा रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं, वो उनका हो। क्लियर। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो ट्रेडर्स है, 5 ट्रेडर्स एक जगह पे खड़े होके बात नहीं कर सकते, अपनी यूनियन नहीं बना सकते, तो अब उन सब चीजों को भी रिमूव कर दिया गया। ट्रेडर्स हो, ये सब एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और अपने हिसाब से काम भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि देखो नेपोलियन जो था ना, वो पॉलिटिकल सिस्टम तो इम्प्रूव करता ही था, साथ साथ में बिजनेस को भी सपोर्ट करता था, क्योंकि बिना पैसों के सब सूना है, बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। अगर हमको पॉकेट में, आप लोगों को पॉकेट मनी नहीं मिले तो पूरे महीने कैसे आप जंक फूड कंज्यूम करोगे, या फिर आपको जो भी करना है वो सब कैसे करोगे, पॉकेट मनी नहीं होगी तो। ऐसे ही इकोनॉमिक्स को, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम को भी ग्रो करना जरूरी था, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो थे वो इम्प्रूव हुए, ताकि बेटर तरीके से बिजनेसेस चल सके, बेटर तरीके से पैसा जो है वो रिवॉल्व हो सके मार्केट में। तो ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने करे। अब नेपोलियन ने ना भाई बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस करे, ये सब देख के ना लोगों को लगा, अब खुद सोचो, अभी तक जो फ्रांस के लोग थे वो इतनी परेशानी में रह रहे थे, इतनी परेशानी में रह रहे थे, जो थर्ड एस्टेट थी, कि उनके तो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत परेशान थे। लेकिन फिर नेपोलियन आया। भले हम ये बोल सकते कि नेपोलियन डेमोक्रेट नहीं था, डेमोक्रेसी लेकर नहीं आया था नेपोलियन, नेपोलियन डिक्टेटरशिप लेकर आया था, मतलब वो एक डिक्टेटर था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि पहले इतनी समस्याएं थी, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद जिंदगी थोड़ी इजी हो गई है, तो ऐसे केस में फिर उन्होंने ये नहीं देखा, लोगों ने, मतलब फ्रांस के जो लोग थे, कि ये भाई डिक्टेटर है कि डेमोक्रेट है, जो भी है, पर हमारे लिए तो बढ़िया। अब नेपोलियन की वाहवाही सब जगह घूम रही है, ठीक है, वो दूसरी जगहों पे जाते हैं तो नेपोलियन को ऐसा ट्रीट किया जाता है, वाह, कि जैसे कोई एंजल आ गया, कोई भगवान आ गया। तो इतना नेपोलियन की सब जगह पे बढ़ाइयां हो रही थी। लेकिन फिर धीरे 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 समझ आने लगा लोगों को कि नेपोलियन जो भी सब कुछ कर रहा है ना, वो उसके खुद के फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि नेपोलियन के साइड इफेक्ट्स भी थे। अब वो साइड इफेक्ट्स क्या थे? नेपोलियन टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेस, imposed censorship and forced people to join फ्रेंच आर्मी। ये जो मेजर्स लिए ना, मतलब अभी तक के जो मेजर्स थे बहुत अच्छे थे, पर लेकिन ये वाले जो मेजर्स थे ना, इन मेजर्स से लोगों को समझ आने लगा कि नेपोलियन, भाई नेपोलियन भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, नेपोलियन भी हमें परेशान ही करने आया है, एक्सप्लॉइट ही करने आया है। लेकिन ठीक है, वो पहले स्टार्टिंग में उसने सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा किया, ताकि वो लोगों का जो दिल है ना वो जीत सके, लोग सब उसको फेवर करें, हाँ भाई नेपोलियन हमारा राजा है, सब एक्सेप्ट कर ले। और उसके बाद नेपोलियन ने लोगों के जो पॉलिटिकल फ्रीडम था, उस पॉलिटिकल फ्रीडम को भी बाउंड किया। इसके साथ साथ टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जो भी टैक्सेस लगते थे उन सबको बढ़ा दिया गया। सेंसरशिप इम्पोज कर दी। सेंसरशिप मतलब कोई भी चीज नेपोलियन के अगेंस्ट प्रिंट नहीं हो सकती, कोई भी आर्टिकल या फिर नेपोलियन को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। अगर प्रिंट करवानी है तो पहले नेपोलियन के पास वो चेक होगी। जैसे होता है ना बॉलीवुड मूवीज हैं, बॉलीवुड मूवीज हम लोगों को कब दिखती है कि पहले उसे सेंसर बोर्ड पास करता है कि हाँ भाई ये कैसी मूवी है, लोगों के देखने लायक है नहीं है, सर्टिफिकेट्स देते, तब जाके वो हमको सिनेमा हॉल्स में दिखती है। तो इसी तरीके से सेंसरशिप यानी चेक होता था कि नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ प्रिंट तो नहीं हो रहा, उसको क्रिटिसाइज तो नहीं किया जा रहा, जो नेपोलियन को उसके अच्छे के लिए लगता था, बस वही चीजें लोगों तक पहुंचती थी। अब इससे क्या हुआ कि नेपोलियन की जो बुराइयां थी ना, वो बुराइयां कहीं किसी को पता ही नहीं चलने देता था। तो ये सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी और लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता था। भाई जगह जगह गए, देखा अरे ये तो भाई हट्टा कट्टा आदमी है,
तो चलो इसको आर्मी में ले लो, भले उसका मन नहीं हो आर्मी ज्वाइन करने का, पर फिर भी उसे फोर्सली उसको आर्मी में इंक्लूड किया जाता था। तो दीज आर द लूप होल्स ऑफ नेपोलियन, या फिर हम बोले साइड इफेक्ट्स ऑफ नेपोलियन या लिमिटेशंस ऑफ नेपोलियन। जो नेपोलियनिक रूल था उसकी सारी लिमिटेशन थी, इन लिमिटेशंस की वजह से नेपोलियन की जो रियलिटी थी ना वो धीरे धीरे सब तक आने लगी थी। क्लियर? अब नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नो नेशन स्टेट्स वर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। अब ये हमने तो पढ़ा था कि यूरोप में कोई भी ना नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? क्योंकि वहां पे कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर ही नहीं था। अब जैसे अपन बात करें कि क्या होते हैं नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट बनाने के लिए जो रूलर होता है ना, रूलर और जितने भी सिटीजन है उन सबकी कॉमन आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उन सबकी कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री होती है। अपन एग्जाम्पल लें जैसे कि हमारे कंट्री के रूलर यानी हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, और हम लोग सिटीजन, तो हमारे कंट्री के रूलर की और हमारी जो हिस्ट्री है वो दोनों कॉमन है, सेम है, ठीक है। तो ऐसा जब सिचुएशन होती है तो उसको नेशन स्टेट बोला जाता है। कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर होता है, कॉमन हिस्ट्री होती है, तो वो नेशन स्टेट बनता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नेशन स्टेट था ही नहीं। पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जितने भी लोग रहते थे अलग अलग एम्पायर्स में, अलग अलग एम्पायर होते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे, कोई कॉमन यूनिटी नहीं थी। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे जितने भी यूरोप की जो कंट्रीज है उनको क्या करेंगे, उनको नेशन स्टेट्स बनाएंगे, और इसके लिए हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन। अब आपको ना एक एग्जाम्पल दे रखा है ऑस्ट्रिया और हंगरी का, जिसमें आपको ऐसे बता रखा है कि आप देखोगे कि वैसे इस पार्ट से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ एक एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को बता रखा है। ऑस्ट्रो हंगरी जो एम्पायर था, वहां पे पूरा जो यूरोप है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, पैच वर्क्स जो बोल रखे, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग रूलर्स के अंडर में रूल कर रहे हैं, लैंग्वेजेस सबकी अलग अलग है। जैसे एग्जांपल, हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट। कि अगर सिर्फ हम हंगरी का देखें तो वहां पे आधी पॉपुलेशन मैग्यार लैंग्वेज बोल रही है, आधी पॉपुलेशन कुछ और ही बोल रही है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिश बोल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इटली को फॉलो कर रहे हैं, तो अलग अलग यहाँ पे डाइवर्सिटीज थी। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल दे रखा है जिससे बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या नहीं था, नेशन स्टेट्स नहीं थी। अब आ जाता है यूरोप की सोसाइटी। यूरोप की सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी? अगर अपन फ्रांस को देखें तो फ्रांस में आपने पढ़ा था फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। ऐसे यूरोप की सोसाइटी भी डिवाइडेड थी एरिस्टोक्रेसी में, पीजेंट्री, एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। मिडिल क्लास बाद में आया, पहले क्या था? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी एरिस्टोक्रेट्स कौन हुआ करते थे? ये बहुत ही अमीर लोग हुआ करते थे, तुम समझते हो, क्लर्जीज, नोबिलिटीज, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है जिनके पास, वो सब एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे। इन लोगों के खुद के लैंड होते थे, ठीक है, लैंड ओनर्स हुआ करते थे, इनकी जमीनें, पैसा क्यों है? क्योंकि इन पर बड़ी बड़ी जमीनें थी, ठीक है। इनको बहुत सारे राइट्स बाय बर्थ मिलते थे एरिस्टोक्रेट्स को, बस इसलिए कि ये एरिस्टोक्रेट्स हैं। ये मतलब जिन बच्चों का बर्थ इस वाली सोसाइटी में हुआ है, तो मतलब वो तो कि ऐसे बोलते ना कि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वही वाली चीज थी कि सारी चीजें, लाइफ इतनी इजी थी। और जो बेचारे पीजेंट्री में थे उन सबकी जिंदगी झंड थी भाई, बहुत ही परेशानी। अब एरिस्टोक्रेट्स जो थे ना, ये लोग नंबर्स में कम थे, मतलब एरिया इनके पास ज्यादा था, लेकिन पॉपुलेशन इनकी अगर अपन बात करें कि 10% पॉपुलेशन एरिस्टोक्रेट्स होती थी, 90% पॉपुलेशन पीजेंट्री। तो पॉपुलेशन बहुत कम थी इनकी, पर इनके पास लैंड बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लैंड साइज इनकी ज्यादा थी। और स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। अब जैसे क्या होता है, अगर अपन इसकी बात करें तो पूरे यूरोप में जितने भी एरिस्टोक्रेसीज, मतलब जितने भी एरिस्टोक्रेट थे, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। और कनेक्ट कैसे होते थे? टाइज ऑफ मैरिजेस। जैसे अब अपन एग्जाम्पल लें, किसका? लुई 16 का, ठीक है। लुई 16 कौन थे? फ्रेंच रूलर थे। उनकी शादी किससे हुई थी? याद है आप लोगों को? कहाँ की प्रिंसेस थी? बताओ, चलो आप लोग बताओगे अभी।
आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है अच्छे से। तो लुई 16 की वाइफ मैरी एंटोइनेट, शादी किससे हुई, कहाँ की थी ये प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है। तो मतलब ये फ्रांस है और ऑस्ट्रिया है, दोनों आपस में कनेक्ट हुए, तो किसके थ्रू कनेक्ट हुए थे, टाइज ऑफ मैरिजेस। ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे भले कहीं पर भी हो। न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, बहुत कम लोग हुआ करते थे। पीजेंट्री, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा थी, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। इनके पास खुद के लैंड नहीं हुआ करते थे, इनकी हालतें बहुत खराब थी, इन लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, दूसरों की गुलामी करते रहते थे, यानी एरिस्टोक्रेट्स की गुलामी कर करके इनकी जिंदगी चल रही थी बेचारों की। क्लियर। अब आए भाई मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, अपन जनरली मिडिल क्लास किन के लिए यूज करते हैं, जो ना तो बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब ऐसे जो अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ की तरह चला रहे। तो मिडिल क्लास भी ऐसे। मिडिल क्लास, ये जो पीजेंट्री थी, इसमें से कुछ लोग जो थे वो डेवलप होने लगे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रीज में जॉब करने लगे, पैसा कमाने लगे, कुछ लोग बिजनेस करने लगे, पैसा आने लगा तो पढ़ाई करने लगे, एजुकेट होने लगे, और एजुकेट होने लगे तो माइंड जो था वो ब्रॉड होने लगा, इनकी थिंकिंग ब्रॉड हो गई। तो इस तरीके से एक नई सोशल क्लास अराइज होती है जिसको मिडिल क्लास बोला जाता है। न्यू सोशल क्लास इमर्ज्ड विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, कि जैसे जैसे टाउन्स की ग्रोथ हुई, अब टाउन्स ऐसे ही ग्रोथ नहीं हो जाते कि भाई टाउन बनाना है तो टाउन बना ले, नहीं, ये सब इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि इंडस्ट्रीज। अब आप खुद इमेजिन करो, अपन एग्जाम्पल ले कोई सा भी, कि कोई भी एक जगह है जो जस्ट अपन एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ अपने इंडिया में, जैसे पिलानी, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, ठीक है, पिलानी, बिट्स पिलानी का नाम सबने सुना है। अब वो पहले क्या था, पहले बिल्कुल अंडर डेवलप एरिया था, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री आई, वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस स्टार्ट होने लगे, ठीक है। इससे क्या मतलब, जो बिरलास थे इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों को वहां पे बुलाया। अब जब इतने दूर के एरिया में किसी को बुला रहे हो तो सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तो अब वहां पे लोग काम करने के लिए आए, वहां पे और अदर फैसिलिटीज, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और सारी चीजें मिलने लगी, तो वो एरिया क्या बन गया, डेवलप एरिया बन गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखो तो कितना अच्छा, कि पूरे वर्ल्ड में उसकी रेप्यूटेशन है, तो इससे वो एक टाउन, हम बोल सकते हैं कि वो टाउन बन गया। या फिर वहां पे इस तरीके की फैसिलिटीज क्रिएट हो गई कि अब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ही जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है तो पैसा आने लगता है, पैसा आने लगता है तो एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और जो भी चीजें होती है सब चीजें बनने लगती। तो ऐसे ही यहाँ पे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो टाउन्स डेवलप होने लगे, टाउन्स डेवलप होने लगे तो ये जो लोग थे, जो पीजेंट्री से बिलोंग करते थे, ये वहां जाके काम करने लगे, पैसा कमाने लगे और अपने बच्चों को एजुकेट करने लगे। तो इससे एक नई क्लास अराइज हुई, एजुकेटेड क्लास। अब इनके जो आइडियाज थे, पढ़ लिख गए ना तो माइंड ब्रॉड हो गया, ब्रॉड हो गया तो दिमाग खुल गया मतलब इनके आइडियाज भी और अच्छे आइडियाज हो गए। तो इन आइडियाज को पॉपुलैरिटी मिलती है सब जगह पे। मिडिल क्लास के आइडियाज इतने सही थे कि जिन्होंने चेंजेस लेकर आ दी, मतलब यूरोप में चेंज लेकर आए। तो वही हम पढ़ेंगे अब लिबरलिज्म के नाम से। तो ये लिबरलिज्म का आइडिया कौन लेकर आया, ये मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास ही लिबरलिज्म के आइडिया को जनरेट कर रहे हैं। अब ये लिबरलिज्म है क्या, तो लिबरलिज्म वर्ड बना लिबर से, लिबर मतलब होता है फ्री, फ्री मतलब इनकी जो सोच थी वो फ्रीडम वाली थी। अब जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, जब पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी सोच बढ़ने लगती है, तो हम चाहते हैं कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, तो ये सब पढ़ाई का इम्पैक्ट होता है। तो ये लोग भी जब पढ़ने लिखने लगे तो इन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया। तो क्या था, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। इनका मानना था, किनका मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी की, ये लोग ऐसा चाहते हैं, मतलब मिडिल क्लास ऐसा चाहती है कि लोगों को फ्रीडम मिले, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, आजादी मिले, वो जैसे भी काम करना चाहता है करे, जैसे भी अपनी जिंदगी जीना चाहता है जिए, एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सब इक्वल हो,
कोई भेदभाव नहीं हो कि ये भाई पीजेंट्री का है या ये एरिस्टोक्रेसी का है। जो इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशंस थी वो सारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और लिबरल्स क्या सोचते थे? लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी हो गई, इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग लिबरल्स कहलाए। आई बात समझ में? लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी और उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग लिबरल्स कहलाए। तो इन लिबरल्स की क्या थॉट था? सेकंड, द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। इनका मानना था ये जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम चलते हैं, यानी जो डेस्पोट रूलर हैं, डेस्पोट यानी जिनको जो निरंकुश राजा हैं, जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो ये सब सिस्टम खत्म होना चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा चाहते थे। और जितने भी प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेसीज को मिलते थे, जो फायदे मिलते थे, बेनिफिट्स मिलते थे, वो सारे नहीं। भाई आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट के बेसिस पे काम करो ना, पैसा कमाओ। आप सिर्फ कि एरिस्टोक्रेसी में पैदा हुए हो तो मतलब आपको सारी राइट्स मिल जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कंट्री का, ताकि मोनार्क अपने हिसाब से काम ना करे, मोनार्क पे भी लिमिटेशन हो कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसे हमारी कंट्री में है ना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट, जैसे जितने भी एमपीज होते हैं, एमपीज को कौन इलेक्ट करता है? हम लोग। तो यानी एमपीज पार्लियामेंट में बैठ के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सोचता थे? लिबरल्स चाहते थे कि ये जो मोनार्की वगैरह है ना, ये सब खत्म हो और इस तरीके से सिस्टम डेवलप होना चाहिए। ये कौन सा था? ये पॉलिटिकल। अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल लाइफ में उनके क्या थॉट्स थे। फिर अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फेयर में, अब नेक्स्ट इकोनॉमिक स्फेयर में, यानी रिलेटेड टू बिजनेस या मनी, उसमें क्या सोचते थे? लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। मार्केट में सब फ्री हो, मतलब कोई भी ट्रेडिंग करना चाहे कर सकता है, किसी भी तरीके के कोई बैरियर्स ना हो। जो इतने ज्यादा टैक्स रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। गुड्स और कैपिटल को मूव करने में, पैसे को मूव करने में, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे। आज मान लो एक जगह पे कोई बैठा है, उसको दूसरी जगह पे जाके बिजनेस करना है, पर लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शंस इतने लगा दिए। रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस इतने लगा दिए, इस वजह से वो कर ही नहीं पा रहा है। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए ना आपको याद रखना है ज़ोल्वरिन। ज़ोल्वरिन एक यूनियन थी, कस्टम यूनियन इसे बोला जाता है। ज़ोल्वरिन को बनाया गया था। इस ज़ोल्वरिन ने क्या किया? मतलब ये कस्टम यूनियन थी, मतलब एक इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी थी ज़ोल्वरिन। क्लियर? क्या था ज़ोल्वरिन? कस्टम यूनियन बोल सकते हो आप, इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया, उस पूरे एरिया में बिल्कुल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, गुड्स, कैपिटल, सब इजीली काम चलेगा, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से एक ज़ोल्वरिन एरिया क्रिएट किया गया। अब जब ये ज़ोल्वरिन क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई? अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। जितने भी जो टैरिफ बैरियर्स थे, यानी जो टैक्सेस लगाते थे जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता था गुड्स का, वो सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दिए गए। यानी बेमतलब के जो टैक्सेस थे उन सबको रिमूव कर दिया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी टू 2, कि 30 करेंसी चलती थी एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे अपन बात करें कि ये पूरा एक एरिया है, पूरी एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी में ये एक जगह है, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, ये चौथी जगह, पांचवी, ये छठी से सातवीं, ये आठवीं, ठीक है, ये सारी जो जगह। अब यहाँ पे इस जगह से इस जगह जाना है भाई गुड्स लेके, तो टैक्सेस देने पड़ेंगे। फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर टैक्सेस देना पड़ेगा। ऐसा सोचो कितना महंगा पड़ जाता। तो वो सारे बैरियर्स हटा दिए। और इन सब जगह पे करेंसीज भी अलग अलग चलती थी, कहीं पे क्या, कहीं पे क्या, कहीं पे क्या, कहीं पे। अब जब करेंसीज इतनी ज्यादा डिफरेंस, इतने ज्यादा वेरी करेगी तो कैसे प्रॉपरली ट्रेड हो पाएगा? तो इसीलिए 30 करेंसीज थी, जिसमें से 28 करेंसीज को रिमूव कर दिया गया और ओनली 2 करेंसी रह गई थी। एंड प्रमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवे टू स्टिमुलेट मोबिलिटी। और रेलवे नेटवर्क को ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं मोमेंटम दिया गया, ताकि क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि सब चीजें इजीली मूवमेंट हो पाए ना।
तो रेलवे नेटवर्क्स को प्रमोट किया गया ताकि बिजनेस अच्छे हो, और जब अच्छी इकोनॉमी चलेगी, पैसा अच्छा आएगा, तो फिर डेवलपमेंट भी होगा ही होगा। क्लियर? तो ये पूरा लिबरलिज्म था। लिबरलिज्म के क्या क्या वो सोच रखते थे, जैसे पॉलिटिकल स्फेयर में उनकी क्या सोच थी, इकोनॉमिक स्फेयर में क्या सोच थी, तो हमने लिबरल्स के ना अच्छे अच्छे थॉट्स देख ली। पर लेकिन अगर हम बात करें तो लिबरल्स का एक नेगेटिव थॉट था, और मतलब एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से लिबरल्स हम बोल सकते क्या इतने भी अच्छे नहीं थे। तो वो क्या था, अब कौन बताएगा? जल्दी जल्दी आप लोगों को कमेंट में बताना है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इससे पहले क्या बता रखा है कि बिलीव दैट स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व विद द चेंज ऑफ इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन। यहाँ पे कॉन्जर्वेटिव्स के बारे में बता रहा है। अब कॉन्जर्वेटिव्स अपन स्टार्ट करें उससे पहले चलो हमने बोला कि लिबरल्स के सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थॉट्स थे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस वो प्रेजेंट कर रहे थे अपने आइडियाज के थ्रू, लेकिन एक नेगेटिव था लिबरल्स का, वो ये कि वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को फॉलो नहीं करते थे। मतलब उन्होंने भी इस बात पे अग्री करा कि विमेन को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेगेटिविटी थी लिबरल्स की, बाकी सारी चीजें अच्छी थी। तो हमने क्या पढ़ा? लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग कौन कहलाते हैं? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन कहलाते हैं। फिर उसके बाद अपन कंजर्वेटिव्स पढ़ते हैं। अब कंजर्वेटिव्स आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। अपन बोलते हैं ना यार वो बच्ची है उसके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव है, या ग्रैंड पेरेंट्स है वो बहुत कंजर्वेटिव है, यानी जो ट्रेडिशनल सोच वाले होते हैं, पुराने जमाने की थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं, उन्हें कंजर्वेटिव्स बोला जाता है। तो अब हम जब यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजर्वेटिव्स की बात करें तो वो कंजर्वेटिव्स वो लोग हो गए जो ये मानते थे कि मोनार्की सिस्टम ही सबसे अच्छा है। मोनार्की के अलावा उन्हें कोई और चीज नहीं पसंद आती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ले आए या फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट बना दी, नहीं, तो वो मोनार्की को फेवर करते थे। इसके अलावा कंजर्वेटिव्स चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, अगर करते भी थे तो वो चाहते थे बहुत स्लो चेंजेस होना चाहिए, फास्ट चेंजेस उन्हें समझ नहीं आते थे। कंजर्वेटिव्स अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। एक ऐसा होता है ना कि कुछ लोग, देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां जरूर होगी, पर कुछ लोगों का नेचर होता है कि अगर कोई उनकी कमी बताता है तो वो उसको सुनते ताकि वो उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही ईगोइस्टिक होते हैं, अगर जैसे ही कमी बताने लगी तो और भड़क जाते हैं। तो कंजर्वेटिव्स भी वही थे। कंजर्वेटिव्स कभी भी अपने क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। और ये सब कौन? वो जो मोनार्क हुआ करते थे, जो राजा महाराजा। अब इनको चेंजेस क्यों पसंद नहीं थे? क्योंकि चेंज आएगा, अगर कंट्री मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाएगी तो इनकी तो पावर में कमी आ जाएगी ना। अब ये उस हिसाब से काम थोड़ी कर पाएंगे, इतना पैसा थोड़ी कमा पाएंगे, इसलिए इनको ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होते। अब यहाँ पे बात पर सिर्फ कंजर्वेटिव की नहीं है, यहाँ पे बात आ रही है न्यू कंजर्वेटिव्स की। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 कि न्यू कंजर्वेटिज्म आया। Believe that established institution of state and society should be preserved with the changes initiated by the Napoleon। अब क्या हुआ कि ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म था, मतलब कि नेपोलियन ने इतनी सारी चीजें कर दी, इतने सारे चेंजेस कर दिए, लेकिन क्या होता है कि कुछ कंजर्वेटिव्स थे, जो कुछ मोनार्क हो गए, ठीक है, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ठीक है। तो ये लोग क्या थे कि अब जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस करे उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने लगे। इससे क्या है, उनको ही फायदा हो रहा था। इसलिए यहाँ पे अब बिल्कुल हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही पुराने जमाने के, नहीं, उन्होंने थोड़ा सा चेंज एक्सेप्ट कर लिया। नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लेकर आए थे वो उस चेंज को एक्सेप्ट करते, इसलिए वो न्यू कंजर्वेटिज्म कहलाता है। अब आपके लिए ट्रीटी ऑफ वियना जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 1815 में ये ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी? तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना का मीनिंग हो गया कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन और कंजर्वेटिव्स, अब इस कंजर्वेटिव्स में कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। क्लियर?
ये चारों कंजर्वेटिव्स नेपोलियन के साथ वॉर करते हैं, क्लियर, वॉर करते हैं और उसमें नेपोलियन अकेला पड़ जाता है और ये चारों ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो चारों होते हैं ना, ये जीत जाते हैं। अब जब ये जीतते हैं तो दोनों के बीच में, नेपोलियन और इन ये जितने कंजर्वेटिव्स थे, इनके बीच में ना एक अग्रीमेंट साइन होता है और इस अग्रीमेंट को ही ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं। क्लियर, कब हुआ था? 1815 में, ईयर के साथ याद रखना है। अब ये जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए गए? सबसे पहला, इन कंजर्वेटिव्स ने डिसाइड किया कि जो फ्रांस में पहले बॉर्बन डायनेस्टी चलती थी वही बॉर्बन डायनेस्टी चलनी चाहिए, यानी अब जो लुई वाली जो थी ना, लुई 16, लुई 17, हम इन्हीं को ही रूलर बना देंगे। तो बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री, कि पहले जो नेपोलियन अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा था, जितनी भी नेबरिंग एरियाज होते थे उनको जीत लेता था उनके साथ वॉर करके, तो वहां पे स्टेट्स क्रिएट कर दी फ्रांस की बाउंड्री पे, ताकि जो फ्रेंच एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन को रोका जाए। जर्मन कॉन्फेडरेशन वाला जो एरिया था उनको तो भाई टच ही नहीं किया, उनसे कोई मतलब नहीं था। मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। और इनकी क्या, जो हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव्स की क्या मेन इंटेंशन थी, वो क्या चाहते थे कि जो नेपोलियन ने मोनार्की को ओवरथ्रो किया था, कि मोनार्की को हटा दिया था, वो इसी चीज को दोबारा रीस्टोर करना चाहते थे, इसलिए बॉर्बन डायनेस्टी इन्होंने रीस्टोर करी। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना में साइन किया गया, जो कि नेपोलियन और किसके बीच में हुई थी? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया और ब्रिटेन के बीच में। क्लियर, तो कंजर्वेटिव्स के नाम आपको याद रखने हैं और नेपोलियन। तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गई। फिर से फ्रांस में, अब आप खुद सोचो, अब अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो फ्रांस हमारा जब ये स्टार्ट हुआ चैप्टर, तो फ्रांस किसके अंडर में था? नेपोलियन के अंडर में। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना के बाद 1815 के बाद फ्रांस किसके अंडर में चला गया? वो फिर से बॉर्बन डायनेस्टी के अंडर में चला गया, ठीक है, यानी फिर से वो मोनार्की सिस्टम बन चुका है। अब क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रखी है? रिवॉल्यूशनरीज की। कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब ये ना एक नई कैटेगरी आप लोगों को बता रखी है, रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज जो लोग क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं। अगर अपन हिंदी में देखें तो क्रांति करने वाले लोग, यानी जो चेंजेस, सडन चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। अब भले से वो वायलेंस यूज करेंगे, नहीं भी करेंगे, लेकिन वो क्या लेकर आएंगे? चेंजेस लेकर आ जाएंगे सोसाइटी में, सडन चेंजेस, और बहुत ज्यादा जोश में भरे हुए थे। जैसे हमारी कंट्री में कौन कौन थे? हमारे कंट्री के मेन रिवॉल्यूशनरी का नाम बताओ आप लोग कमेंट में, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंडियन रिवॉल्यूशनरीज की तो बात नहीं कर रहे, ठीक है, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, तो हम इनकी तो बात नहीं कर रहे, हम तो बात करेंगे भाई साहब इन अंकल की। तो ये हैं यूरोप के रिवॉल्यूशनरी, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है, जीसीपी मजीनी। क्लियर? जीसीपी मजीनी बॉर्न जिनोवा में हुए 1805 में, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। अब पहले क्या होता था, देखो रिवॉल्यूशनरीज हैं, अब अपन थोड़ा सा ना पिक्चर अपन लिंक में लेकर आते हैं। 1815 से लेके, ठीक है, 1815 से लेके 1830 तक किसका रूल चल रहा है? यहाँ पे मोनार्की, मोनार्की चल रही है। अपन ने यही पढ़ा, क्योंकि नेपोलियन हार गया तो मोनार्की आ गई। अब क्या होता है 1815 के बाद? अब जब मोनार्की रूल करेगी तो मोनार्की क्या लिबरल्स को काम करने देगी क्या? क्योंकि मोनार्क्स और लिबरल्स की सोच में तो जमीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो वो लिबरल्स को काम करने नहीं देगी। तो जितने भी लोग लिबरल सोच वाले थे वो सब कैसे काम करेंगे? तो वो छुप छुप के काम करने लगे, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज बनती थी। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी थे, इनके आइडियाज भी वही थे, लिबरल्स वाले आइडियाज थे, लिबरलिज्म के इनके आइडियाज थे। तो ये इतना ओपनली काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मोनार्की रूल कर रही है, वो हमें मार डालेंगे, पनिशमेंट दे देंगे, तो जिंदा बचना ज्यादा जरूरी है, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज बनती थी, फाउंडेड। और जीसीपी मजीनी ने यंग इटली इन मार्सेल्स, यंग यूरोप इन बर्न, ये इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई। और ये किसके लिए काम करते थे? यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, ठीक है, इटली यूनिफिकेशन के लिए ये काम करते थे।
चोरी छुपे काम करते थे क्योंकि इस टाइम पीरियड में मोनार्क्स थे। In July 1830, Bourbon kings of France were overthrown and a constitutional monarchy was established. अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा अपना ध्यान से 1815 से लेके 1830 तक, 1815 से लेके 1830 तक बॉर्बन रूलर्स रूल कर रहे थे फ्रांस में। क्लियर? फिर 1830 में फिर चेंजेस आए। 15 साल तक तो भैया बॉर्बन किंग्स ने बढ़िया रूल करा। 1830 में फिर चेंजेस आए। बॉर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस वर ओवरथ्रोन, कि जो किंग्स थे ना उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया और फ्रांस में फिर से चेंजेस आ गए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है? तो अब देखो, अपन फिर से एक बार, हमने ये पढ़ा कि फ्रांस में डिक्टेटरशिप मतलब 1804 में, आप आ जाओ अपनी बारी पर, 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड बनाया था, मतलब इस टाइम पे नेपोलियन रूल कर रहा था। 1815 तक नेपोलियन का रूल था। क्लियर? नेपोलियन का रूल था 1815 तक। 1815 में कौन आया? 1815 में कंजर्वेटिव्स आ गए। कब तक इन्होंने रूल किया? 1830 तक। 1830 तक कंजर्वेटिव, यानी फिर 15 साल कंजर्वेटिव्स रूल कर रहे हैं, यानी जो मोनार्की। अब 1830 में फिर रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि जो कॉमन पीपल थे ना फ्रांस के, वो कॉन्स्टिट्यूशन का, इन सब चीजों का ना स्वाद चख चुके थे। उन्हें पता था कि कैसी लाइफ होती है जब फ्रीडम होता है, तो वो ज्यादा दिन तक बंध के नहीं रह सकते थे। वो पहले रह लिए, अब वो फ्रीडम लिबर्टी की उनकी आदत हो चुकी थी। तो उन्होंने 1830 में फिर रिवॉल्यूशन करा और इस रिवॉल्यूशन का ये इम्पैक्ट रहा कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। क्या हो गया? 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 1804 में नेपोलियन, 1815 में कंजर्वेटिव्स रिजाइम आए, यानी मोनार्की सिस्टम बना। हम यहाँ पे एम लिखते हैं, मोनार्की। 1815 से लेके 1830 तक मोनार्की चला और 1830 में फिर रिवॉल्यूशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। क्लियर? यानी यहाँ पे भी सबसे पहले इनिशिएटिव कौन लेकर आया है? फ्रांस। तो 1830 बॉर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस वर ओवरथ्रोन, की बॉर्बन किंग्स को हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो गई थी। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब क्या होता है कि फ्रांस ने जब इनिशिएटिव लिया तो फ्रांस को देख देख के, ये होता है ना, ये एक वायरस है नेशनलिज्म का, कि अगर फ्रांस, लोगों ने सोचा आसपास के लोग कि फ्रांस अगर इंडिपेंडेंट हो सकता है, फ्रांस में सिस्टम बदल सकते हैं, तो हमारी कंट्रीज में क्यों नहीं? तो फिर उनको देख के सब जगह पे ये नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है। ग्रीस विच हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। अब यहाँ पे आपके लिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये आपको याद रखना है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले तो क्या था? ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर रूल करता था। क्लियर? ध्यान रखना है, कौन सा एम्पायर रूल करता था? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो अपन ने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा है, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स थे। अब यहाँ पे ग्रीस चाहता था कि इस ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो जाए, फ्रीडम चाहते थे, क्योंकि कौन किसके अंडर में रहेगा, कब तक रहेगा। आज जब हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स आए तो हम भी यही चाहते थे, ब्रिटिशर से आजाद होना। ऐसे ही ग्रीक्स चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से लिबर्टी। इसके लिए इन्होंने 1821 से स्टार्ट होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1832 तक चलता है। क्लियर? कब तक चलेगा? 1832 तक। 1832 में फाइनली ग्रीक्स जीत जाते हैं, ऑटोमन एम्पायर हार जाता है और वो ग्रीस छोड़ के चला जाता है। और ट्रीटी जो होती है, उस ट्रीटी का नाम आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन होती है, जिसके बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो हेल्प करी थी, जैसे ऐसे ही थोड़ी कि बहुत ही इजीली आजाद हो गया हो ग्रीस, यहाँ पे काफी लोगों ने हेल्प करी थी। जैसे एग्जाइल्ड ग्रीक्स की हम बात ले सकते हैं कि एग्जाइल्ड ग्रीक्स थे, उन लोगों की हेल्प थी वॉर में, जो इंडिपेंडेंस का वॉर चल रहा था। वेस्टर्न यूरोपियंस थे, वेस्टर्न यूरोपियंस हेल्प कर रहे थे। वेस्टर्न, अब ये लोग क्यों कर रहे थे? वेस्टर्न यूरोपियंस हेल्प इसलिए कर रहे थे क्योंकि ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना जाता था। तो सबके मन में ग्रीस के लिए एक रिस्पेक्ट थी कि ग्रीस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए सब लोग ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प कर रहे थे। पोएट और आर्टिस्ट हो गए।
पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे वो भी ग्रीक वॉर में हेल्प करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे इस तरीके से 1832 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ आजादी के साथ। अब नेक्स्ट है आपके रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन सुनते ही, ये वर्ड आते ही आप लोगों के थोड़ा सा स्माइल तो बनती है, पर लेकिन ये अलग है। यहाँ पे रोमांटिसिज्म, बात तो फीलिंग्स की हो रही है, तो रोमांटिक इमेजिनेशन ये कल्चरल मूवमेंट है जिसमें ना क्या करना है रोमांटिक इमेजिनेशन में कि देखो, कुछ लोगों का कहना था, आर्टिस्ट और पोएट का ये कहना था कि अगर हम चाहते हैं कि लोग अपने देश से प्यार करें तो वो उनको आप साइंस, लॉजिक इन सब से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि प्यार और लव ये एक फीलिंग है। तो फीलिंग के लिए, फीलिंग को अराइज करना है तो उसमें हमें दूसरी चीजों का हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे ये कल्चरल मूवमेंट, फोक प्लेज, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स हो गया, सिंबल्स हो गए जो हम नेशनल सिंबल्स यूज करते हैं, इन सब के थ्रू हम हमारे कंट्री के लोगों में या फिर यहाँ के लोगों में फीलिंग अराइज कर सकते हैं। बाकी आप चाहो वॉर से, साइंस से, लॉजिक से, तो इन सब से नहीं होगा। जैसे मान लो किसी रूलर ने वॉर करके एक दूसरे एरिया को कैप्चर तो कर लिया, पर वहां के लोग भले ही वो टेरिटरी में उस रूलर के बन गए, लेकिन उनके मन में क्या रहेगा, नहीं वो उस देश के नहीं है या वो उस रूलर के अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में क्या है, वो अपने से जुड़े, अपने देश से जुड़े हुए। तो इसलिए वॉर्स के थ्रू ये सारी चीजें, ये फीलिंग नहीं अराइज की जा सकती। तो कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट criticize the glorification of reason, science and focus instead on emotions, intuition and mystical feeling। तो किस पर, कि लोगों में अगर नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज करनी है तो उनको उसी चीजों से जोड़ना पड़ेगा। आप साइंस के थ्रू, रीजंस के थ्रू फीलिंग्स अराइज नहीं कर सकते। तो फीलिंग अराइज करने के लिए आपको स्टोरीज, जो हिस्ट्री है, कहानियों से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सिंबल्स यूज करो, नेशनल सॉन्ग यूज करो, आपका जो कल्चर है उसको यूज करो। तो इन सारी चीजों के थ्रू लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज करना था। तो यही रोमांटिक इमेजिनेशन होता। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ट्राई टू डिस्कवर कल्चर अमंग कॉमन पीपल। तो इन पर्सन का आपको नाम याद रखना है। इन्होंने क्या बताया कि ये कल्चर को, यानी जो भी कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल को ये क्या बोलते थे, ये दास वॉल्क बोलते थे। तो इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया कि कॉमन कल्चर के थ्रू हम नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स आते हैं। अब इससे रिलेटेड ना कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको गिवन है, जैसे पोलैंड का एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। पोलैंड का एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को कि पोलैंड पे भले दूसरों ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वहां के जो लोग थे भले किसी के भी अंडर में रहे, लेकिन उनके मन में ये फीलिंग थी कि हम लोग पोलैंड के, यानी हम लोग पॉलिश है, पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो उन्होंने लैंग्वेजेस के बेसिस पे रिवॉल्यूशंस करे। तो आपको इस पोलैंड का एग्जाम्पल रोमांटिक इमेजिनेशन से रिलेट करता है। अब नेक्स्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स की बात आती है। हंगर, हार्डशिप क्या है? इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इस वजह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, तो जो भी रूरल एरिया के लोग थे वो अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, ये सोच के कि भाई जॉब्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि सीकर्स ऑफ जॉब्स ज्यादा हो जाएंगे, जॉब सीकर ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं होगा। पॉपुलेशन रूरल एरिया से माइग्रेट कर करके कहाँ जा रही है, सिटीज की तरफ जा रही है। इसकी वजह से ओवर क्राउडेड स्लम्स हो गए। अब सिटी में जा के लोग इकट्ठे हो गए पर उन्हें जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाए, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, ओवर क्राउडेड एरिया हो गया। राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। इसके अलावा कि जो मतलब हम बोल सकते हैं कि हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट रहा, मतलब मौसम खराब रहा, या तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गया या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इस वजह से खराब हो गया, या हुई नहीं,
तो इस वजह से जब फूड प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो जो भी फूड की प्राइसेस थी वो फूड प्राइस बढ़ गई। फूड प्राइसेस बढ़ गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और क्या फैलने लगा, पॉपुलिज्म यानी गरीबी जो थी वो बहुत ज्यादा फैलने लगी, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा नहीं है तो वो अपना फूड भी अफोर्ड नहीं कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में जो यूरोप था, यूरोप में हंगर और हार्डशिप क्रिएट हो रही थी। भूख, एक तो भूख से परेशान हो रहे थे लोग, खाना नहीं मिल रहा था, हार्डशिप यानी इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस कर रहे थे। इन 1848 पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट ऑन द रोड। अब फिर आप देखो, अब फिर फ्रांस आ गया। अब सोच रहे होंगे ये बार बार फ्रांस क्यों आ जाता है, तो 1848 में, क्योंकि सबसे पहले ना हर चीज की शुरुआत फ्रांस ने करी। अब जब इन सब चीजों से लोग परेशान हैं, हो पूरे यूरोप में रहा है, पूरे यूरोप में लोग ये सब चीजें झेल रहे, इकोनॉमिक क्राइसिस, हंगर, लेकिन इनिशिएटिव किसने लिया, फ्रांस ने। 1848 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कहां पे, पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट ऑन द रोड्स एंड द लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, कि जो वो रोड्स पर आने लगे। और इस सब चीजों का जिम्मेदार किसको ठहराया, वहां के जो राजा थे ना, उन राजा को, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की है कि लोगों को फूड प्रोवाइड करे, लोगों को रहने के लिए जगह, शेल्टर प्रोवाइड करे, पर राजा कुछ भी नहीं कर पा रहा और राजा को मारने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे, रिवॉल्यूशन कर रहे। ऐसे केस में राजा क्या करेगा, राजा भैया छोड़ो भैया, सबसे पहले अपनी जान प्यारी है, तो राजा क्या हो जाता है, भाग जाता है वहां से। एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, और इस तरीके से फ्रांस दोबारा रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। क्लियर, यानी 1804 में नेपोलियन का रूल, 1815 तक नेपोलियन ने रूल करा, 1815 से लेकर 1830 तक बॉर्बन डायनेस्टी आई। 1830 में हट गई बॉर्बन डायनेस्टी यानी मोनार्की हट गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और 1830 से लेकर 1848 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी, पर 1848 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हट गई और फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक कंट्री बन गई। क्लियर। अब जब फ्रांस ने शुरुआत करी तो फिर बाकी लोगों का क्या था, अब यही सारी चीजें, यही सारे न्यूज कि फ्रांस भाई रिपब्लिक कंट्री बन गया, बहुत बड़ी बात है। जब ये सब कहाँ पहुंचने लगे, जर्मनी में, ठीक है, इटली में, इन सब जगहों पे ये आइडियाज स्प्रेड होने लगे। अब लोगों के मन में जोश आ गया कि भाई फ्रांस रिपब्लिक बन सकता है तो हम भी रिपब्लिक बन सकते। तो यही था कि फ्रांस इनिशिएटिव लेता था और वो सारी चीजें आगे स्प्रेड होती थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट 1845 में वीवर्स इन सिलसिया, ये आपको एक रिवोल्ट बता रखा है जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट किया था। इसमें जितने भी वीवर्स थे, वीवर्स को बहुत कम पैसा देते थे, कॉन्ट्रैक्टर खूब काम कराते थे। ऐसे केस में वीवर्स ने इन पर हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया, इन पर अटैक कर दिया था। कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस गए, लूटामारी करी, वहां पे पैसे और उनको मारने लगे। कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए, फिर बाद में दोबारा आते और वीवर्स को पनिशमेंट्स वगैरह भी देते। इस तरीके का रिवोल्ट आपको बता रखा है। नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास हु कंबाइंड देयर डिमांड्स। अब यहाँ पे जब 1848 का टाइम आया, फ्रांस रिपब्लिक नेशन बन चुका है। आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना बेटा, एक बार आपको टाइमलाइन ध्यान रहेगी ना तो आप सब कर लोगे। जैसे अपन एक बार और रिवाइज कर लेते, 1804, 1815, 1830 और 1848, ठीक है। 1804 हमने पढ़ा था नेपोलियनिक रूल का, या फिर हम नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते, ठीक है, नेपोलियनिक कोड बोल सकते। 1815 में नेपोलियन हार गया और कौन आ गया यहाँ पे, मोनार्की सिस्टम। 1815 से लेके 1830 तक मोनार्की चली और फिर यहाँ पे फिर रिवोल्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। 1830 से 1848 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली, लेकिन फिर रिवोल्ट हुआ और फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गई फ्रांस में। अब फ्रांस में कुछ भी सबसे पहले होता है, फिर सारी चीजें, मतलब ये सब आइडियाज दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं, और यही आपको बता रखा है रिवॉल्यूशंस में, जिसमें हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में कि रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हु कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। यानी जब फ्रांस रिपब्लिक बन गया तो अब ये जो आइडियाज थे, और ये आइडिया स्प्रेड कौन करता था, लिबरल्स स्प्रेड करते थे, क्योंकि ये लोग तो पढ़े लिखे थे ना, मिडिल क्लास स्प्रेड करती थी। अब उन्होंने अपनी डिमांड्स में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ नेशनल यूनिफिकेशन को भी ऐड कर लिया,
कि हम ये तो चाहते हैं कि एक नेशन बने, उसके साथ साथ हम नेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेकर, ठीक है, मोनार्की सिस्टम को हटाएं। अब यहाँ पे जीसीपी मजीनी के बारे में इन्होंने वही इटालियन यूनिफिकेशन के लिए बहुत काम किया था। 18 मई 1848 मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस इलेक्टेड 831 रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे देखो जीसीपी मजीनी तो लिखा है, लेकिन हम बात किसकी करेंगे? जर्मनी की। किसकी करेंगे बेटा? जर्मनी की। जर्मनी में क्या हुआ कि जर्मनी में 831, क्योंकि फ्रांस की जो खबरें थी वो सब फैली, तो जर्मनी के लोग बहुत जोश में आ गए, जो यहाँ पे लिबरल्स थे। तो उन्होंने दो चीजें डिसाइड कर ली कि जर्मनी यूनिफिकेशन करवाना है और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी लेकर आना है। तो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि सेंट पॉल चर्च में कंडक्ट हो रही थी, वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जाते हैं। अब वहां पे मीटिंग कंडक्ट होगी जो कि किंग ऑफ प्रूशिया करवाएंगे, लेकिन क्या हुआ, किंग ऑफ प्रूशिया ने इस मीटिंग को अपोज कर दिया। जितने भी लिबरल्स आए थे उन सबको अब निराश होके जाना पड़ा। किंग ऑफ प्रूशिया ने हेल्प किसकी ली? उन्होंने जंकर्स की हेल्प ली, लैंड ओनर्स की हेल्प ली और आर्मी की हेल्प ली, मिलिट्री की हेल्प ली, ठीक है। इन तीनों ने मिलके ये जो आए थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, उन सबको भगा दिया और मीटिंग वहीं के वहीं डिसबैंड हो गई, ठीक है। किसकी मीटिंग डिसबैंड हो गई? जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मीटिंग थी वो डिसबैंड हो गई। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि फीमेल्स को क्या था, मतलब फीमेल्स को क्या राइट दे रखा था, तो फीमेल सिर्फ ऑब्जर्वर थी, इसके अलावा इससे ज्यादा उनके पास कोई और राइट नहीं था। अब मीटिंग डिसबैंड हो गई, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जर्मनी की मीटिंग डिसबैंड हो गई तो मतलब अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। माना कि पहली बार मीटिंग डिसबैंड हुई, लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम यूनिफाई कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। पर उन्होंने, मतलब इस चीज ने, जो मीटिंग डिसबैंड हुई ना, इसने उनके इमोशंस को ऐसा नहीं कि रोक दिया, वो अब और ज्यादा एफर्ट्स करने लगे, रिवॉल्यूशंस वगैरह कंटिन्यू हो रहे हैं। फाइनली जो रूलर थे, जर्मनी के जो रूलर थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब करना पड़ेगा, हमें यूनिफिकेशन चाहिए पड़ेगी, क्योंकि लोगों को क्या करना, लोगों को आप इतना ज्यादा नहीं दबा सकते। ऐसा होता है ना, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। तो वही ये जो रूलर्स थे ना, ये सब रूलर्स समझ चुके थे कि अब लोगों के मन में नेशनलिज्म ज्यादा आता जा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, पार्लियामेंट चाहते हैं, और अब हम इन आइडियाज को सप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए फिर जो रूलर, जो पहले विलन थे, अब वो हीरो बन जाते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। ऑटो वन बिस्मार्क ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किस चीज के लिए? जर्मनी को यूनिफाई करवाने के लिए। पहले यही लोग मना कर रहे थे, लेकिन अब ये खुद ही कि ठीक है, हाँ हम वॉर करेंगे और यूनिफिकेशन करवाएंगे। 7 सालों में 3 बार वॉर होती है और फाइनली केजर विलियम वन, जो प्रूशिया का था, वो न्यू जर्मन एम्पायर, मतलब जर्मनी बन जाता है। 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है, ठीक है। जर्मनी क्या हो जाता है? यूनिफाइड हो जाता है, यूनिफाइड टेरिटरी बन जाती है। इस तरीके से जर्मनी यूनिफिकेशन कंप्लीट होती है। क्लियर? आगे बढ़े अपन। आगे आता है आपके इटली यूनिफिकेशन। जर्मनी का हो गया। इटली यूनिफिकेशन में भी क्या है भाई, इटली जो था वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा था, जो सार्डिनिया पाइडमोंट, जिस रीजन पे जो इटली का रूलर था विक्टर इमैनुअल सेकंड, वही रूल करता था, बाकी सब जगह पे अदर रूलर्स थे। तो ऐसे केस में जो जीसीपी मजीनी थे, उन्होंने भी काफी काम किया, एफर्ट्स किए कि वो इटली को क्या कर सके, यूनिफाइड करवा सके। जीसीपी मजीनी की बहुत एफर्ट्स रहे थे, जो यहाँ पे इनकी इमेज आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जीसीपी मजीनी के बारे में मेंशन हो गया, पर ये कहाँ पर आएगा? इटली में आएगा। क्लियर? तो इन्होंने इटली को यूनिफाई कराने के लिए बहुत काम करे, इन्होंने रिवॉल्यूशन भी करे, लेकिन इनके रिवॉल्यूशन फेल हो गए थे। फिर बाद में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने डिसाइड करा इटली को यूनिफाई करवाना पड़ेगा, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे केस में सबसे पहले विक्टर इमैनुअल सेकंड ने हेल्प ली चीफ मिनिस्टर केवर की,
ठीक है। चीफ मिनिस्टर केवर, कैसे नाम याद रखोगे, घेवर से केवर याद रख लेना। अब चीफ मिनिस्टर केवर की हेल्प ली। चीफ मिनिस्टर केवर जो थे, हम बोल सकते हैं कि ये ना तो डेमोक्रेट थे, ये कौन थे, ये डिप्लोमेटिक पर्सन थे। डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये डेमोक्रेट नहीं थे, ये डिप्लोमेटिक पर्सन थे और इनके फ्रांस के साथ अच्छे अलायंसेस थे, अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो इन्होंने फ्रांस आर्मी की हेल्प लेके 1859 में, अगर अपन बात करें 1859 में जो भी ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी उनको हराया और वो वाला पार्ट यूनिफाई कर लिया। फिर बारी आती है जेसीपी गरिबाल्दी की। अब ये आर्मी पर्सन था, गरिबाल्दी, गरीब आदमी, कैसे भी आप याद रख सकते हो। जेसीपी गरिबाल्दी ने, इन्होंने किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और साउथ इटली, दो जगह का नाम है, साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इन जगहों पे से स्पेनिश रूलर्स को हटाया और इटली को यूनिफाई करवाया। और फाइनली इतना सब करने के बाद 1861 में इटली कंप्लीट यूनिफाइड हो गया और इटली का जो रूलर बने, यूनिफाइड इटली के जो रूलर बने, वो कौन बने, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। क्लियर, नाम याद रखोगे, विक्टर इमैनुअल सेकेंड 1861 में। अब ऐसे ही आपके नेक्स्ट ब्रिटेन का केस आएगा। अब यहाँ पे अभी तक हम यूनिफिकेशंस की बात कर रहे थे, ब्रिटेन में क्या हुआ। ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में अलग अलग आइडेंटिटी थी। अगर अपन बात करें, इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश, वेल्श, आयरिश और स्कॉट्स, ये अलग अलग आइडेंटिटी मिला के पूरा ब्रिटेन बनता है। अब जो इंग्लिश थे ना, वो सबसे जल्दी डेवलप हुए, सबसे जल्दी एडवांस। तो इंग्लिश ने 1688 में ही नेशन स्टेट बना लिया था, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी 1688 में इंग्लैंड। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की, मोनार्की हट गई और वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलने लगा। लेकिन क्या है ना कि ये जो इंग्लैंड के लोग हैं, ये अपने आप को और बढ़ाना चाहते थे और ज्यादा। तो वेल्श तो इजीली इनके साथ मिल गया था। बारी आती है आयरलैंड और स्कॉटलैंड की। तो आयरलैंड को और स्कॉटलैंड को मिलाने के लिए 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है। किस किस के साथ, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते। अब स्कॉटलैंड को जब इंग्लैंड ने अपने साथ मिलाया तो पहले तो भाई अच्छी अच्छी बातें करी कि आप मिल जाओ हमारे साथ, इससे क्या होगा, आप जैसे भी रहना चाहोगे रह सकते हो, आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन, इन सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी यूनिफॉर्म, आपको भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा पार्लियामेंट में। लेकिन जब स्कॉटलैंड विश्वास करके इनके साथ मिलता है तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। स्कॉटलैंड की जो उनकी लैंग्वेज थी, गेलिक लैंग्वेज, वो बोलने से मना कर देते हैं। उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसको पहनने से मना कर देते हैं कि आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में उनको इक्वली पार्टिसिपेशन भी नहीं देते। तो ये सारी चीजें स्कॉटलैंड में होती है। लेकिन अब क्या कर सकते, कुछ नहीं, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मिल चुका था। अब ऐसे ही इन्होंने आयरलैंड को भी मिलाया और आयरलैंड को 1801 में आयरलैंड को फोर्सली ब्रिटेन का पार्ट बनाया गया था। अब आयरलैंड में इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दो तरीके के क्रिश्चियंस होते, दो सेक्ट होते, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो इंग्लैंड थे ना, इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टेंट को फेवर करते थे, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे। अब कैथोलिक्स बेचारे अकेले पड़ गए कि क्या हो गई, ब्रिटिशर्स या फिर हम बोले इंग्लैंड हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलता था, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया और मिलके कैथोलिक्स को भी हरा दी। तो इस तरीके से आयरलैंड को भी 1801 में ब्रिटेन का पार्ट बना लिया गया और ऐसे पूरा ब्रिटेन बना। क्लियर। उसके बाद ब्रिटिश नेशन जो था वो एक कंप्लीट ब्रिटिश नेशन बन चुका था। इनका आप देखो तो फ्लैग, इनका सॉन्ग, ये सारी चीजें, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब इन्होंने अपने हिसाब से डेवलप कर ली थी। जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी थी वो तो खत्म ही हो चुकी थी। क्लियर। तो ऐसे ब्रिटेन का भी हमने पढ़ा। अब विजुअलाइजिंग द नेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे एलिग्री की। एलिग्री यानी अब क्या होता है कि जब आप मतलब अपने आइडियाज को कोई एक फिजिकल फॉर्म दे देते हो,
तो फीमेल फिगर को पोर्ट्रे किया जाता था, जो एलिगरी बोला गया है, नेशंस वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। तो नेशन को, जैसे हम हमारी कंट्री में ना भारत माता, तो हमने एक फीमेल फिगर दे दी जिससे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं अपने भारत माता के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पे फीमेल फिगर दी जाती थी नेशंस को, फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन, कि नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए, ताकि सब लोग उससे कनेक्ट कर सकें। डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई असली वुमेन थी, नहीं, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, पर्सोनिफिकेशन। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ नेशन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, मतलब आइडिया था, उस आइडिया को हम एक इमेज के तौर पे प्रेजेंट कर रहे थे। अब फ्रांस में से एलिगरी जो नाम था उनका, क्या नाम है, मैरियन, इन जर्मनी में जर्मेनिया। क्लियर, ये आपको नाम याद रखने, और इनके जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स भी आपको याद रखने हैं। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट है, जिसमें हम नेशन स्टेट्स बना रहे हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज कर रहे हैं, लोग अपने आप को नेशन से जोड़े। लेकिन यही नेशनलिज्म धीरे 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 किसमें कन्वर्ट होता गया, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक नेगेटिव थॉट है। यहाँ पे क्या होता है, नेशनलिज्म में लोगों को ये फीलिंग अराइज करके पूरा नेशन स्टेट बनाया जा रहा था, यानी जितना भी डिवीजन था, अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, वो सब एक करके पूरी एक कंट्री बनी। लेकिन जब लोगों की हम बोलें कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो मतलब एक बात बोलना कि आपको अपने देश से प्यार है, आपको अपना देश बहुत अच्छा लगता है, ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। पर आप ये बोलो कि आपका देश ही अच्छा है पर वो वाला तो बहुत खराब है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए, अगर आप दूसरे के लिए इस तरीके से फीलिंग लेकर आते हो, तो ये चीज किस में आ जाती है, इंपीरियलिज्म में आ जाती है। यानी अपने नेशन के साथ साथ अगर दूसरों के नेशन के लिए भी आपके मन में इक्वल रिस्पेक्ट हो, फीलिंग हो, तो वो नेशनलिज्म। लेकिन आप अपने देश तो अच्छा पर दूसरों की बहुत बुराई कर रहे हो कि वो तो बहुत बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो अपना और पावर बढ़ाएंगे, तो वो चीज इंपीरियलिज्म था। तो यहाँ पे नेशनलिज्म के धीरे धीरे उसके बाद लोगों में इंपीरियलिस्टिक फीलिंग अराइज होने लगी, सब अपनी पावर बढ़ाने के बारे में बात करने लगे, दूसरे नेशंस के साथ वॉर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे ताकि वो टेरिटरी अपनी हो जाए, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स अपना हो जाए। तो ये सब चीजें इंपीरियलिज्म में आती, और ऐसा ही हुआ यहाँ पे। बाल्कन रीजन के बारे में आप पढ़ोगे, बाल्कन रीजन क्या है, बाल्कन रीजन देखे तो मॉडर्न डे का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, मतलब ये पूरा रीजन मिला के बाल्कन कहलाता था। और बाल्कन के जो लोग थे, जो यहाँ पे नेटिव्स थे, उनको स्लेव्स बोला जाता था, ठीक है, SLAVS, स्लेव्स, स्लेव नहीं, स्लेव्स। क्लियर। अब बाल्कन रीजन में किसका कंट्रोल था, तो ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। जैसे अपन ने देखा ना कि ग्रीस में किसका कंट्रोल था, ऑटोमन एम्पायर, ऐसे ही बाल्कन पे भी, मतलब बाल्कन रीजन पे भी। अब ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स थे, ये क्या चाहते थे, आजादी, ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हम पहले इंडिपेंडेंट थे तो अभी भी हमें इंडिपेंडेंट होना है, हम ऐसे किसी के भी बाउंडेशन में नहीं रह सकते। अब इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल करे, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग भी थी, तो इन सब के साथ स्ट्रगल करे और अपने आप को यूनिफाइड भी कर। लेकिन फिर क्या होने लगा, द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। अब वेरी एक्सप्लोजिव यानी क्या हो गया कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई, उसके साथ साथ उन्होंने रिवोल्ट्स करे, अपने आप को आजाद कराया ऑटोमन एम्पायर। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कहाँ पे, कि ये जो बाल्कन रीजन थे ना, जैसे ये रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अब इसमें ना जब ये ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो गए तो इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। सपोज ये क्या चाहने लगे, अरे सामने वाले के पास इतनी पावर है, इतना पैसा है, इसको हरा देता हूँ, इसके साथ वॉर कर लेता हूँ और सारी टेरिटरी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपने हो जाएंगे, जो नेचुरल रिसोर्स है वो अपने हो जाएंगे। तो जब ऐसी फीलिंग आ गई तो वो क्या हुआ, इंपीरियलिज्म। यही चीज हुआ, मतलब ये लोग आपस में ना एक दूसरे से जलने लगे, जेलेसी की फीलिंग अराइज हो गई, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना इनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब चाह रहे थे नहीं मैं पावरफुल बन जाऊं, मैं पावरफुल बन जाऊं, इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे।
और यही चीज इंपीरियलिज्म। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन लोगों को भी था कि नहीं, अपने आप को पावरफुल बताना कि हम पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल है। तो इसकी वजह से वो क्या करने लगे, एक दूसरे के साथ वॉर करने लगे, छोटे छोटे जो रीजन्स थे उनको कंट्रोल करने लगे, और ये चीज फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आई बात समझ में? तो आपका ये चैप्टर फिर यहीं पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंप्लीट हो। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है आपकी 9th क्लास में, तो हम यहीं पे इतना समझते। अब आ जाती है बारी बेटा क्वेश्चन आंसर्स की। जैसे ये तो हमने थ्योरी बेसिस पे पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, ये सब आपके PYQs है। PYQs मतलब इनसे अब आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। MCQ तो जरूरी पूछे जाते। इसके अलावा 5 मार्क का क्वेश्चन, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें से आप मानो मतलब 11-12 मार्क्स का तो पेपर बनना ही बनना है, मतलब क्वेश्चंस बनने। तो ये दोनों ऐसे चैप्टर्स में से 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आता है। तो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई इसमें से ये नहीं बनेगा या वो नहीं बनेगा, सब तरीके के क्वेश्चन इनमें से बनेंगे। पर हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जब हम CBQ की बात करते हैं, केस बेस्ड स्टडी की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री में केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं ज्यादातर प्रिंट कल्चर से, मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर? तो अब अपन क्वेश्चन देखें, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866। आपको बताना है, मुझे नहीं बताना, आप लोगों को बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर जनरली आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा, पर ये 2025 का है क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, और आंसर आप इसका देख सकते हैं। क्लियर? अब अपन सेकंड, इन रेफरेंस टू जर्मेनिया एलिग्री द ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। अब देखो मैंने आपको बोला था सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सिंबल्स आपकी बुक में टेबुलर फॉर्म में गिवन है। क्लियर? सिंबल्स टेबुलर फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ पे ऑलिव ब्रांचेस, इसका क्या मीनिंग है? बीइंग फ्रीड, हीरोइज्म एंड स्ट्रेंथ, विलिंगनेस टू मेक पीस और बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। आप लोगों को बताना है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बताओ बेटा कमेंट में आप क्या होगा इसका आंसर। तो बता दिया आप लोगों ने, सबने कमेंट कर दिया। अब हम देखते हैं इसका आंसर होगा सी में क्या है, विलिंगनेस टू मेक पीस। क्लियर? ये 2025 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्लूजन इन द यूनिफाइड इटली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब वेनेशिया, सार्डिनिया, सिसिलीज, इनको आपको अरेंज करना है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा सा ना डीप में पढ़ना होता है। तो जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं ना, MCQ क्वेश्चन वही बच्चा बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने पूरी बुक रीड करी है, पूरी NCERT रीड करी, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन थोड़े से लेवल भी हाई रहता है, टफ लेवल रहता है MCQ क्वेश्चन का। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि NCERT बुक आप एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रीड करो ही करो, ताकि आपके जो ऐसे क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन भी आप बना सको। क्लियर बच्चों? अब ये क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, इम्पोजिंग मेमोरियल ड्यूज ऑन द पीजेंट। अब क्या इसमें सही है क्या नहीं सही है ये भी आपको बताना है। ABCD आपको कमेंट करना है। अभी हमने पढ़ा ना, उसके बेसिस पे कमेंट करो, फिर आंसर मैं आपको बताती हूँ। करो बेटा। चलो आप लोगों ने कर दिया, तो आंसर A। जिन जिन ने भी A किया बिल्कुल करेक्ट, नहीं किया तो बेटा आपको और ध्यान से, मतलब एक बार तो आप लोग अपनी NCERT बुक रीड कर लो। आपने अभी चैप्टर पढ़ लिया, आपको हमने मतलब बेसिक सारी चीजें पढ़ ली हैं। जिन भी पार्ट से अपना क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, वो हम सबने कवर कर लिया। MCQ के लिए आपको एक बार अपनी बुक रीड करना जरूरी, ठीक है बेटा। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियनिक कोड इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। अब ये क्वेश्चन आया
क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको नेपोलियनिक कोड के बारे में बताना कि नेपोलियनिक कोड में यानी नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था वो रैशनल और एफिशिएंट था, तो हमको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी। तो देखो क्वेश्चन तो वही है जो अपन नेपोलियनिक कोड पढ़ते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसको चेंज कर, पर हमें यहाँ पे मेंशन क्या करना होगा, नेपोलियनिक कोड के बारे में। 1804 का नेपोलियनिक कोड था। अब ये क्रूशियल रोल इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और अच्छा बना दिया था, रैशनल बना दिया था, और मतलब जो अच्छा आउटपुट दे सके इस तरीके से बना दिया था। क्या क्या हुआ उसमें, प्रिविलेजेस जो थे बेस्ड ऑन बर्थ होते थे उन सबको अबॉलिश कर दिया, इक्वालिटी प्रमोट करी कि हर इंसान इक्वल बिफोर द लॉ हो, इट एस्टेब्लिश राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों के पास अब प्रॉपर्टी रखने का, प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट था, गिविंग सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल एंड एनकरेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इंकरेज करते थे ताकि ट्रेडिंग हो सके। कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल सच एज डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। और यही चीज, ये जो कोड था नेपोलियनिक कोड, ये फ्रांस के अलावा अदर एरियाज में भी गया, जहां पे सब जगह पे इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम खत्म कर दिए, पीजेंट्स को फ्री कर दिया फ्रॉम सर्वडम एंड मिनोरियलिटी। क्लियर। इन टाउन्स में क्या हुआ, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ। यही सारा हमने पढ़ा था। तो ये आपको देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से 2025 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां पे मैंने जितने भी सेट आते हैं सारे सेट के सारे क्वेश्चन लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको पता है। क्लियर। नेपोलियनिक कोड हमने कंप्लीट किया। अब बारी आती है नेक्स्ट, लिबरलिज्म का क्वेश्चन आ गया। आप क्वेश्चन रीड करो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी नहीं डिफिकल्ट है, ऐसी है जैसे हाउ वॉज द लिबरलिज्म एलाइड टू नेशनल यूनिटी इन यूरोप इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी एनालाइज, यानी हमको लिबरलिज्म के बारे में मेंशन करना है। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज कर, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म लिखेंगे। लिबरलिज्म का मीनिंग, ये लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब फ्री होता है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्लियर। पॉलिटिकली देखा जाए तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सब की वर्ड्स है बेटा, की वर्ड्स आपको ध्यान रखने, यही के यही वर्ड लिखने। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यही वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। दीज आर द की वर्ड्स। क्लियर। फिर लिंक टू नेशनल यूनिटी, educational middle class believed that aristocratic privileges and numerous political division were obstacles to national unification. They demanded the end of autocracy. अब इनका क्या था, ये चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बने, पर नेशन स्टेट्स कैसे बनेगा, कैसे यूनिफिकेशन होएगा, उसके लिए इनको जो भी ये ऑटोक्रेसी वगैरह ये सब हटाना पड़ेगा। क्लरिकल प्रिविलेजेस जो मिलते थे वो हटाने पड़ेंगे, एंड वांटेड नेशन गवर्न बाय लॉज मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। और कैसे देश चलाया जाए, जो भी लॉज कौन बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स। इकोनॉमिक लिबरलिज्म 1834 जो हमने ज़ोल्वेरिन पढ़ा था। ज़ोल्वेरिन क्या है, ज़ोल्वेरिन एक इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी है, जिस ज़ोल्वेरिन में ट्रेड जो जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उन टैरिफ बैरियर्स को हटाया था। करेंसीज रिमूव कर दी गई, 30 में से 28 करेंसीज रिमूव कर दी गई, ओनली 2 करेंसीज रखी थी। तो ज़ोल्वेरिन 1834 में ज़ोल्वेरिन एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथनिंग वाइडर नेशनलिस्ट फीलिंग। और जब ज़ोल्वेरिन बना, एक यूनिफाइड टेरिटरी बनी इकोनॉमिक, जहां पे इजीली ट्रेड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो इस चीज ने लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को और ज्यादा राइज की कि अगर हमने एक इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी बनाई और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो अगर हम पूरे देश में यूनिफाइड टेरिटरी बना देंगे तो सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। तो ये सारी बातें अराइज होती हैं।
एक्सक्लूजन हाउएवर, लेकिन अब देखो हमने पढ़ा था कि एक साइड इफेक्ट है लिबरल्स का, वो क्या है कि इन्होंने जो पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ मैन, वो भी मैन भी कौन सा, जो प्रॉपर्टीड मैन था, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, उनको तो राइट दिया, लेकिन विमेन के पास कोई भी राइट नहीं था। तो ये एक एक्सक्लूजन है लिबरल्स का। आई बात समझ में? यानी लिबरलिज्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, नेपोलियन से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा नेपोलियन की जो ड्रॉबैक्स थे उससे भी 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता। क्लियर? ड्रॉबैक अपन ने पढ़े। अब रोल ऑफ जीसीपी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि भाई जीसीपी मजीनी का क्या रोल था यूनिफिकेशन करवाने में। सबसे पहले अर्ली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, कि जो जीसीपी मजीनी थे वो जिनोवा में बर्थ हुआ था इनका 1805 में। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करा, कार्बोनरी। 24 ईयर की एज में उनको एग्जाइल मिल गया था क्योंकि इन्होंने रिवॉल्यूशन करवाया था। इसके बाद इन्होंने और सीक्रेट फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली इन मार्सेल्स, यंग यूरोप इन बर्न, which included members from Poland, France, Italy, German state. These groups spread ideas of liberty, democracy and nationalism. तो जीसीपी मजीनी थे इसलिए कि वो यूनिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो ये सारे आइडिया, इन सब आइडियाज को इन्होंने स्प्रेड किया। क्लियर? फिर क्या होता है? विजन। क्या विजन था मजीनी का? तो मजीनी बिलीव दैट गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट, मतलब वो इटली को यूनिफाई करवाना चाहते थे और उनका ये कहना था कि यूनिफिकेशन जो है ये सब हमें भगवान ने दिए, मतलब भगवान की भी यही इच्छा है कि हम लोग एक यूनिफाइड टेरिटरी में रहें। इस तरीके से डिवीजन नहीं सही है, मतलब डिवीजन, एक कंट्री का जो डिवीजन हो रहा है, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे लोग बटे हुए हैं, तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। इनका मानना था कि हमको यूनिफिकेशन करना है, यूनिफाइड टेरिटरी में ही रहना है, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना। Influence his ideas inspired secret societies on other parts of Europe, Germany, Switzerland, Poland. अब इनके आइडियाज जो थे वो अलग अलग जगह के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते थे, और इनको देख के जैसे स्विट्जरलैंड में जो भी लिबरल्स हैं वो भी इसी तरीके से एक्शन ले रहे हैं, पोलैंड में जो लिबरल्स हैं वो भी यही एक्शन ले रहे हैं, ताकि क्या हो सके? यूनिफिकेशन हो सके। इम्पैक्ट थ्रू हिज रिवॉल्यूशन फेल्ड। अब भले उनका रिवॉल्यूशन फेल हो गया, लेकिन मजीनी रिलेंटलेस opposition to monarchy and his dream of democratic republic laid the ideological foundation for Italian unification. हम ये जरूर बोल सकते कि इटली का यूनिफिकेशन मजीनी के एफर्ट्स की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन मजीनी के एफर्ट्स ने एक फाउंडेशन दे दिया था, बेस बना दिया था। अब लोगों को 100% उनके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी थी कि यूनिफिकेशन करवाना है, कंजर्वेटिव्स को हटाना ही है, तो ये एक फाउंडेशन का काम करते हैं। क्लियर? जीसीपी मजीनी के बारे में भी हमारा क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन PYQs है बेटा, यही सेम लैंग्वेज आपके एग्जाम में पूछी गई है। मैंने लैंग्वेज वगैरह किसी को भी कुछ नहीं घुमाया, सब वैसा का वैसा ही है जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। 1830s were considered the beginning of great difficulties in Europe. Analyze the statement. आपको यहाँ पे हंगर हार्डशिप के बारे में मेंशन करना है कि इस टाइम पीरियड में यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब देखो इस क्वेश्चन के 2 तरीके से लैंग्वेज बन सकती है। डायरेक्ट हंगर हार्डशिप से पूछ लिया क्वेश्चन, या फिर थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एनालाइज द स्टेटमेंट, मतलब समझाओ अब इसको। तो 1830 में वर मार्क्ड बाय हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कि वो जो टाइम पीरियड था जब हंगर हार्डशिप, अब इसमें क्या क्या हो रहा था? पॉपुलेशन प्रेशर बहुत बढ़ गया था। देयर वॉज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच क्रिएटेड मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमने यही चीज पढ़ी कि सिटीज में जॉब सीकर्स ज्यादा हो गए थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लोगों को लगने लगा कि हमें जॉब मिल सकती है, इसलिए सब सोच के ये कि हाँ जॉब मिलेगी चले गए, वहां जाके देखा तो जॉब ही नहीं थी। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। मैनी माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज लीडिंग टू ओवर क्राउडेड स्लम्स, और इसकी वजह से ओवर क्राउडेड एरिया हो गया। कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड्स,
जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में, जो भी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनके गुड्स अब कोई खरीद ही नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि ये जो बनाते थे ये गुड्स महंगे होते थे मशीन मेड गुड्स की कंपैरिजन। अगर अपन देखें कि इंग्लैंड में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लंदन में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहां पे गुड्स बन रहे मशीनों के थ्रू, बल्क में गुड्स बन रहे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो पर पीस गुड की कॉस्ट कम पड़ेगी। अब कोई पर्सन है जो अपने घर में बैठा हुआ है, एक छोटी सी मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हाथों से सब बना रहा है, तो कितनी ज्यादा मेहनत लगेगी, कितना टाइम लगेगा, वो प्रोडक्शन भी बहुत कम करे, 10 पीस 20 पीस 50 पीस बना लेगा, तो ऐसे केस में उसको कॉस्ट क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। तो जितने भी स्मॉल लेवल के प्रोड्यूसर्स थे उनका पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया था, क्योंकि मशीन मेड गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अब ऐसे में क्या होगा, इनका जब बिजनेस खत्म हो गया तो पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं था तो ये इनको ना तो फूड अफोर्ड कर पा रहे थे, ना रहने की अच्छी सिचुएशन थी, तो हार्डशिप फेस कर रहे थे। ऐसे पीजेंट्स की हार्डशिप देखें, ये तो सिटी का एरिया हुआ, पीजेंट्स में कि बैड हार्वेस्ट हो गया, प्रोडक्शन बेटर नहीं था, लेकिन टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे केस में वो प्राइसेस बढ़ते जा रहे, फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे, तो वो फूड कहाँ से अफोर्ड करेंगे, फ्यूडल ड्यूज भी देना है, अदर ऑब्लिगेशन वो भी पे करना है, पर खाने के लिए खाना है। तो इन सबसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, फूड क्राइसिस, राइज इन फूड प्राइसेस की रेट जो मतलब फूड की जो रेट थी वो बढ़ गई थी बैड हार्वेस्ट की वजह से। अब लोग बहुत ज्यादा, पॉपरिज्म वर्ड आपकी बुक में गिवन कर रखा है, पॉपरिज्म मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे थे, एक्सट्रीम पोवर्टी, पॉपुलर रिवोल्ट। और जब इतना सब कुछ झेलते जाएंगे तो कब तक झेलेंगे, एक लिमिट होती है ना हर चीज को टॉलरेट करने की, तो लोगों की जो लिमिट थी ना वो टॉलरेट वाली वो खत्म हो गई। और फाइनली फ्रांस में सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ, और उस रिवॉल्यूशन का ये इम्पैक्ट रहा कि फ्रांस रिपब्लिक नेशन बन गया था, जो भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे वो छोड़ के चले गए थे। और इसी तरीके से सील्सिया का भी रिवोल्ट आपके बुक में बता रखा है। क्लियर आई बात समझ में? यानी हमने इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा, वो भी आपके आ चुका है। फिर बारी आती है रोमांटिसिज्म, कल्चर। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ा, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, मतलब रोमांटिक आइडिया आपको यहाँ पे बताना है, रोमांटिक आइडियोलॉजी के बारे में बात करनी है। कल्चर स्पेशली रोमांटिसिज्म प्लेड अ की रोल इन शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, कि ये जो रोमांटिसिज्म था ना, इसी की वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग अराइज हुई है। अगर रोमांटिसिज्म नहीं होता तो नेशनलिस्ट फीलिंग भी अराइज नहीं होती। अब जैसे अपन इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी कंट्री में, अपन अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको यूरोप से समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे अपन बात करें कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे, क्लियर। अब उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने, वो जब से पैदा हुए, जब से वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमारे कंट्री के बारे में सच चीजें नहीं बताई। ब्रिटिशर्स हमें क्या बोलते थे, अरे इंडियंस तो अनसिविलाइज्ड है, इंडियंस को तो ये नहीं आता वो नहीं आता, हमने तो देखो ये कर दिया साइंस में, इतना डेवलपमेंट इतना डेवलप। तो उस टाइम पे जो जनरेशन है वो तो यही मानेगी कि हाँ ठीक है भैया, इंडिया इंफीरियर है, ये लोग सुपीरियर। अब ऐसे केस में जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे वो हमको हमारी हिस्ट्री की कहानियां सुनाते। हमारा देश ऐसा है जिसमें राजा, जैसे राजा भरत के बारे में कि वो शेर के साथ खेलते थे, मतलब इतने ब्रेव थे। हमारे कंट्री के जो रूलर्स है, शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, इन सब के बारे में हमें बताते। तो इससे क्या होगा, जब हमने, आप खुद इमेजिन करना अपने आप को कि आपको ये सब कुछ नहीं पता था, पर जब आपको कोई ये बता रहा है कि आपकी कंट्री में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, झांसी की रानी हो, तो आपके मन में एक फीलिंग आएगी, अरे वाह यार, हमारी कंट्री तो बहुत महान थी, हमारी कंट्री के लोग तो बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो यही चीज क्या होती है, ये हमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप करती। तो जब हमको हमारी कंट्री के बारे में पता चला कि हमने तो भाई, हमने इनसे पहले इनोवेशन कर लिए थे, डेवलपमेंट कर लिए थे अंग्रेजों से पहले, कि इंडिया भैया बहुत डेवलप था, ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में हुए हैं, अमेरिका बहुत बाद में हुआ है, हम बहुत पहले डेवलप थे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, हमारे यहाँ की जो गुड्स है उनकी बहुत डिमांड थी, हमारे यहाँ पे नॉलेज एजुकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, इतनी अच्छे अच्छे हमारे पास बुक्स थी, हमारे ग्रंथ वगैरह।
तो हमारे मन में फीलिंग आती है वाह हमारी कंट्री तो बहुत अच्छी है, और एक नेशनलिस्ट फीलिंग अराइज होती। तो उसके लिए रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हुआ ना, यानी हमने हमारी इस तरह हिस्ट्री को यूज किया, कल्चर को यूज किया कि देखो हमारा कल्चर कितना अच्छा है। वैल्यू ऑफ रिलेशन, जैसे अपन इंडिया के कल्चर की बात करें, इंडिया के कल्चर में रिलेशंस की वैल्यू है, बड़ों को बड़ों की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है, छोटों को प्यार दिया जाता है। तो ये कहीं और मिलेगा क्या आपको? नहीं। तो हम हमारी कंट्री से जुड़ेंगे। तो इसी सब चीजों को यूज किया गया ताकि लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग अराइज हो कि हाँ भाई हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश बहुत अच्छा है। इस फीलिंग को राइज करने के लिए कल्चर यूज किया गया। रिएक्शन अगेंस्ट रीजन इन साइंस, अगर अपन बात करें कि साइंस सिर्फ साइंस के बेसिस पे हम या फिर वॉर्स के बेसिस पे कर सकते हैं, तो नहीं। तो जो भी आर्टिस्ट पोएट थे, रोमांटिक आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, रीजन्स के बेसिस पे नहीं, इमोशन के बेसिस पे काम चलता है। दे स्ट्रेस्ड इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अब यहाँ पे एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन कल्चरल पास्ट एंड शेयर्ड हेरिटेज एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, कि बेसिस ऑफ नेशन में कॉमन कल्चर लिया गया, कॉमन हेरिटेज, कलेक्टिव हेरिटेज। वॉक जिसे आप ये किसने वर्ड दिया था? जर्मन गॉटफ्राइड, जो जर्मन के फिलोसोफर थे, क्या नाम था? जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने वॉकजिस्ट का यानी नेशनल स्पिरिट, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर आर्ग्यूड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज फाउंड अमंग द कॉमन पीपल, दास वॉक। तो इनका कहना था कि जो जर्मन कल्चर है वो कहाँ मिलेगा? वहां के कॉमन पीपल में, यानी जो दास वॉक। और इसी की वजह से लोगों के नेशनलिस्ट फीलिंग अराइज होगी। तो ये फोक सॉन्ग, फोक डांस, पोइट्री, इनको भी यूज करते थे। ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स, दे कलेक्टेड एंड पब्लिश जर्मन फोक टेल्स, सीइंग देम एज अ सिंबल ऑफ ऑथेंटिक जर्मन कल्चर। अब जैसे ग्रिम ब्रदर्स के बारे में आपने प्रिंट कल्चर में भी पढ़ा है कि उन्होंने फोक टेल्स कलेक्ट करी। वो गांव-गांव जाते थे, पीजेंट्स वगैरह होते थे, उनसे कलेक्ट करते थे इंफॉर्मेशन, उसकी फिर बुक्स लिखी इन्होंने, कहानियां। Language and music, vernacular languages and folk tradition became the tools of spread nationalist ideas to largely illiterate population। अब अपन बात करें लैंग्वेज और म्यूजिक, जैसे देखो आपको एग्जांपल देती हूँ। हम अपन यहाँ पे ई सरल की बात करें तो ये कहाँ पे? राजस्थान में कोटा, ठीक है। कोटा में अब जो रीजन है वो कौन सा रीजन लगता है? हाड़ौती रीजन। हाड़ौती रीजन की लैंग्वेज ही अलग है। आज मैं यहाँ से कहीं जाती हूँ, जैसे मान लो दिल्ली जाती हूँ, वहां पे जब मैं जाऊंगी तो मुझे सब कुछ बहुत अजनबी लगेगा, स्ट्रेंजर्स होंगे वो, मुझे अपने जैसा कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन सपोज मुझे वहां कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो हाड़ौती लैंग्वेज बोल रहा है, तो मेरे मन में एकदम से क्लिक होगा, अरे वाह ये तो हमारे एरिया का है, तो मैं बात करने जाऊंगी, कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को यूज किया जाता था ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें, लोग खुद को इस नेशन के साथ जोड़ें। म्यूजिक यूज किया जाता। तो यही सब हमने किससे रिलेटेड पढ़ा? रोमांटिसिज्म से रिलेटेड। पोलैंड में, ये पोलैंड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है। पोलैंड में फोक डांसेस और जो पोलिश लैंग्वेज थी, इसके बेसिस पे क्या रहता है? वो रिवॉल्यूशंस करते। क्लियर? तो ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? रोमांटिसिज्म से रिलेटेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, ये भी आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। देखो नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, बाल्कन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बाल्कन्स के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। तो बाल्कन रीजन अगर अपन देखें, एथनिक डाइवर्सिटी, बाल्कन रीजन में कितनी सारा, ये सब अलग अलग, जो पहले अभी मतलब इतनी सारी कंट्रीज हैं, सबको मिला के एक रीजन बोला जाता था। तो यहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटी कितनी थी, ये इतने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इन पर रूल कौन करता था? ऑटोमन एम्पायर्स। ऑटोमन एम्पायर्स को हराने के लिए बाल्कन्स ने रिवॉल्यूशंस कर, ठीक है, इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग के थ्रू रिवॉल्यूशन करे और इंडिपेंडेंस भी गेन करी। यूज ऑफ नेशनल हिस्ट्री, बाल्कन्स पीपल बेस देयर क्लेम्स ऑन द आइडिया दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। और ये क्या बोलते थे कि हम पहले जिस तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ करते थे वैसे ही हम चाहते हैं कि दोबारा इंडिपेंडेंट हो जाएं। But later subjugated by foreign powers, so their struggle was seen as attempt to regain lost independence। वो चाहते थे कि जितना भी हमने इंडिपेंडेंस को लॉस्ट किया है और हम दूसरों के सब्जेक्ट्स बन के बैठे हुए हैं, इस सिचुएशंस को हटाना और इंडिपेंडेंट रहना, ये चाहते थे कौन? बाल्कन्स।
कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस, अब आजाद तो हो गए लेकिन क्या हुआ, एस्पिरेशंस मतलब एक रीजन चाह रहा है, उसकी सोच है कि मैं और ज्यादा पावर गेन कर लूं और ज्यादा बड़ा बन जाऊं, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करने लगे, लड़ने लगे। बाल्कन्स वर जेलस ऑफ ईच अदर, each seeking to expand its territory at the expense of others. This made the region intensely unstable. और इस वजह से यहाँ पे सिचुएशंस बिगड़ने लगी। बिग पावर राइवलरी, और जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब क्या करने लगी, ये अब चाह रहे, जैसे रशिया चाह रहा है जर्मनी से कि मैं ज्यादा पावरफुल बन जाऊं, जर्मनी कैसे, या फिर जर्मनी चाह रहा है इंग्लैंड से ज्यादा पावर गेन करना, तो क्या करें, अपने एरिया को एक्सपेंड करना। तो ये सब भी कहाँ पे पहुंचते हैं, बाल्कन रीजन पे, वहां पे इंटरफियर कर रहे हैं, वहां उन बाल्कन रीजन्स के साथ वॉर कर रहे हैं, उनको अपने अंडर मिला रहे हैं, कोई प्यार से मान रहा है तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करके। तो इस तरीके से आपस में लड़ने झगड़ने लगे। और आउटकम क्या रहा इसका, These conflicts, fueled by Slavic nationalism, escalated into wars in the region and ultimately contributed to the outbreak of the First World War. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। क्लियर, तो ये अपना हुआ बाल्कन रीजन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया, ये आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक्सप्लेन विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। French Revolution 1789 was the first clear expression of nationalism, यानी पहली बार जो नेशनलिज्म की बात की जा रही है वो कहां से आती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर, ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी, सोवर्जिनिटी शिफ्टेड फ्रॉम द मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग में इंटरफियर करना। तो पहले यहाँ पे सब कुछ मोनार्क करता था, मोनार्की सिस्टम था, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है, नेशनल असेंबली बन गई। नेशनल असेंबली अब डिसीजंस मेकिंग कर रहे हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं मोनार्क को, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी वर्ड गिवन। सिंबल ऑफ यूनिटी, ला पेत्रे और ले सिटोयन यूज किया गया ताकि लोग अपने आप को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, किसके साथ, फ्रांस के साथ। ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया ताकि लोगों को रहे कि हाँ भाई ये हमारा झंडा है, हमारी कंट्री का झंडा है, तो ये उससे जुड़े रहे। यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स, रिफॉर्म लेकर आए, जैसे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉ, सब जगह एक से लॉज होने चाहिए। इंटरनल कस्टम को अबॉलिश किया गया, कस्टम ड्यूटीज को। अडॉप्शन ऑफ कॉमन वेट्स एंड मेजरमेंट स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, इन सब मेजर से नेशनल यूनिटी बढ़ती। लैंग्वेज, अगर अपन देखें जितने भी रीजनल डायलेक्ट थे उनको हटा दिया, इसकी जगह फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गए। तो ये क्वेश्चन किस में आ जाता है, स्टेप्स पूछे जाएं तो उसमें भी आ जाता है। और हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो भी वही स्टेप्स आपसे पूछे जाएंगे। न्यू आइम्स ओथ, ये भी हमने देखा था कि देशभक्ति गीत वगैरह बनाए जाते हैं। मिशन टू लिबरेट यूरोप, revolutions declared that it was the destiny of France to liberate other nations from despotism, कि फ्रांस ने खुद को तो आज़ादी दिलाई, इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो दूसरे नेशंस हैं उनको भी लिबरेट करवाना। तो फ्रेंच आर्मीज जो थी, जो भी आइडिया थे इनके लिबरलिज्म के आइडिया, ये फ्रीडम वाले जो आइडियाज थे, इन आइडियाज को, नेशनलिज्म के आइडियाज को वो स्प्रेड करते थे अलग अलग जगह पे। जहाँ पे जैसे फ्रेंच आर्मीज मान लो हॉलैंड में पहुंची, बेल्जियम में पहुंची, तो यहाँ पे लोग फ्रेंच आर्मी को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी ट्रीट करते थे कि भाई इन्होंने आज़ादी दिलाई है, तो बहुत अच्छे से इनका वेलकम किया जाता था। जेकोबिन क्लब्स बनने लगे सब जगह पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने जेकोबिन्स के बारे में पढ़ा है, तो ये अवेयर मिडिल क्लास थी, तो जेकोबिन क्लब्स बनते थे। स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लासेस इन यूरोप सेट अप क्लब्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच मॉडल, यानी फ्रांस का जो जिस हिसाब से उन्होंने वॉर किया और अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाया, रिपब्लिक नेशन बनाया, उस अकॉर्डिंग जैकोबिन क्लब्स बनते थे। क्लियर, ये हो गया आपका फ्रांस से रिलेटेड। हाउ डिड द ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल, ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल यानी सिंपल आपको फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में मेंशन करना है। 1821 से ये वॉर स्टार्ट होती इंडिपेंडेंस कराने के लिए।
ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर इन पे रूल कर रहे थे। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, अब ये भी किससे इंस्पायर थे? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुआ? रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इस फीलिंग से, इस थॉट से इंस्पायर्ड थे और इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए 1821 से वॉर करना स्टार्ट किया। एग्जाइल्ड ग्रीक्स का सपोर्ट मिला था। एग्जाइल्ड ग्रीक्स मतलब जो लोग भी देश से निकाले हुए थे पर लेकिन उनकी आइडेंटिटी ग्रीक मतलब ग्रीस के थे वो, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। इसके अलावा यूरोपियन, जो वेस्ट यूरोपियंस थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना जाता था कि जो यूरोप में सिविलाइजेशन आई है वो कहाँ से आई है? ग्रीस से आई है। इसलिए ग्रीस के लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट थी, वैल्यूज थी, तो वो हेल्प करते वेस्ट यूरोपियन। पोएट और आर्टिस्ट भी हेल्प करते। पोएट और आर्टिस्ट वॉर करने तलवारें लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपने पेन का यूज करते, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज लिख रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स के थ्रू हेल्प करते हैं, जिसमें आपके लॉर्ड बैरन जो हैं, ये इनका पोएट का नाम भी मेंशन किया गया है। पब्लिक ओपिनियन, सच कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एफर्ट्स स्टेट पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द ग्रीस। और इन सब चीजों के थ्रू, जैसे पोएट्स आर्टिस्ट ने कुछ लिखा है, तो इससे लोगों का ओपिनियन बन रहा है कि वो ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराएंगे, तो बहुत लोग जुड़ने लगे। और इस तरीके से 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। क्लियर? एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1850। अब कंजर्वेटिव रिजाइम का भी आ गया आपके। कंजर्वेटिव रिजाइम के बारे में अपन बात करें, 1815 है। 1815 में आप याद करो, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, नेपोलियन हट गया था, नेपोलियन के हटने के बाद कंजर्वेटिव्स आ गए थे, तो यानी बॉर्बन डायनेस्टी आ चुकी थी फ्रांस में। बॉर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड आफ्टर नेपोलियन डिफीट एंड मोनार्कीज वर रीस्टेब्लिश्ड। मोनार्कीज रीस्टेब्लिश्ड हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे दीज रिजाइम्स डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। जैसे अपन ने बात करी थी ना कि कंजर्वेटिव्स कभी भी क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते, उनको कोई मना कर रहा है, कोई उनके अगेंस्ट कर रहा है तो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। एंड सॉट टू सप्रेस द आइडिया ऑफ लिबर्टी, उन्हें लिबर्टी पसंद नहीं था, फ्रीडम पसंद नहीं था, तो इन सब चीजों को भी वो सप्रेस करते थे। सेंसरशिप लॉज को वो फॉलो करते थे, यानी किसी भी चीज को प्रिंट होने के लिए पहले चेक किया जाएगा, तो सेंसरशिप लॉज को वो फेवर करते थे। Thus the conservative order of 1815 worked to restore monarchy and maintain control by limiting freedom। और इस 1815 की बात करें तो मोनार्की रीस्टेब्लिश हो चुकी थी, रीस्टोर्ड हो चुकी थी फ्रांस में। क्लियर? अब अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। एक्सप्लेन द प्रोग्राम फॉर ए यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक, यानी इटली यूनिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना। जीसीबी मजीनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, लेकिन इटली यूनिफाइड नहीं हो पाया इनके एफर्ट्स से, उनके एफर्ट्स फेल हो गए थे। लेकिन इनके एफर्ट्स ने क्या कर दिया था, एक फाउंडेशन दे दी थी ताकि आगे काम इजी हो जाए। तो विजन ऑफ नेशनल यूनिटी, ये हमने पढ़ा कि मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट रिमेन डिवाइडेड। इनका मानना था कि यूनिफिकेशन ये मतलब गॉड ने क्रिएट करा इस आइडिया को, इसको कोई हमारे मतलब हम में कोई पावर नहीं है, हमें कोई राइट नहीं है कि हम इस चीज को मतलब गॉड के अगेंस्ट जाके कुछ काम करें, हमें यूनिफिकेशन करना है। तो जो अलग अलग पार्ट में इटली डिवाइडेड था, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसको एक करना था। इसके लिए मजीनी ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली बनाई, यंग यूरोप बनाया, लेकिन ये सब चीजों का ये सारे अटेम्प्ट्स तो फेल हो गए। फिर उसके बाद his program was based on the creation of democratic republic, not monarchy as the only path to Italian liberty। तो मजीनी क्या मानते थे कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, ये इनके थॉट्स हुआ करते थे। नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल, he saw Italian unification as part of the wider alliance of nations where free republics across Europe would cooperate for लिबर्टी। तो ये उनके गोल थे, नेशनल इंटरनेशनल गोल, कि वो लिबर्टी चाहते हैं, सब जगह पे लिबर्टी हो। इन्फ्लुएंस हिज आइडियाज इंस्पायर्ड रिवोल्ट इन इटली, और इन्हीं के एफर्ट्स ने, इन्हीं के आइडिया ने ये सिचुएशन क्रिएट करी कि इटली में रिवॉल्यूशन होने लगे ताकि इटली को यूनिफाई करवाया जा सके।
ड्यूरिंग द 19th century in the economic sphere liberalism stood for the freedom of market। अब देखो लिबरलिज्म का अगेन क्वेश्चन, यानी रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चन आ गया लिबरलिज्म का, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का क्या मीनिंग है ये हमने पढ़ा, अभी पढ़ा था। ऑब्स्टिकल्स टू ट्रेड हुआ करते थे, इतने ज्यादा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इतना टैक्सेस देना पड़ता था, हर जगह वैल्यू बदल जाती थी, करेंसीज की वैल्यू बदल जाती थी, तो इन सब चीजों को रोका जाए। अब इससे जो मर्चेंट्स होते थे उनको बहुत इनकन्वीनियंस होता था ट्रेडिंग करने में। जैसे यहाँ पे बता रखा है, ड्यूटीज वर कैलकुलेटेड डिफरेंटली इन ईच रीजन, हर रीजन में टैक्स कलेक्शन करने का तरीका अलग था। जैसे यहाँ पे अगर क्लोथ को मेजर करने की बात करें तो प्लेस टू प्लेस अलग था, 54 सेंटीमीटर इन फ्रैंकफर्ट, 55.1 सेंटीमीटर इन मेंस, 65.6 सेंटीमीटर इन नरम्बर्ग, मतलब अलग अलग मेजरमेंट। तो इसके लिए क्या डिमांड आई, यूनिफिकेशंस की, कि इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी हो ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और इजीली ट्रेडिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और उसके लिए ज़ोल्वरिन को बनाया गया 1834 में। ज़ोल्वरिन क्या था ये हमने पढ़ा, कितनी करेंसी रिमूव करी थी ये भी हमने पढ़ा, और क्या किया था ये भी हमने पढ़ा है। तो क्लियर, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो गए, PYQs हो गए, ये सारे कवर करे बेटा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। इतना आप पढ़ोगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।